आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 51 दूसरा पहलू। लता शर्मा और विजय शर्मा किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। जब मेरा बच्चा 6 महीने का हो जाए तो मुझे उसे क्या उपहार देना चाहिए। लता शर्मा बोलते समय बहुत उत्साहित थीं, लेकिन विजय शर्मा का चेहरा उदास था और वह पूरे समय एक शब्द भी नहीं बोले। ये देखकर लता शर्मा तुरंत दुखी हो गईं। क्या आप कृपया कुछ कहेंगे? जब लोग तुम्हें बुलाते हैं तो क्या तुम ज्यादा बात नहीं करते? ये सुनकर विजय शर्मा का चेहरा और भी खराब हो गया। मीरा ने मुझे जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित नहीं किया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? लता शर्मा इतनी नाराज हुई कि हंसते हुए बोली, तो आप इस मामले में सोच रही हैं? बच्चे के जन्मदिन में अभी कुछ दिन बाकी हैं। कल मैं मीरा को फ़ोन करूँगा और उसे मनाने की कोशिश करूँगा। विजय शर्मा ने उदासीन होने का नाटक करते हुए सीधे चेहरे से कहा। उसे मत बताना। अगर आप मुझे नहीं बुलाते तो मत बुलाए। मैं तो जाना भी नहीं चाहता। लता शर्मा ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम सच में नहीं जा रही हो? क्या तुम अपने पोते को गोद में नहीं लेना चाहती? विजय शर्मा का मुंह तो सिकुड़ गया, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा की खातिर उन्होंने अंत में कुछ नहीं कहा। ठीक है, चूंकि आपने ऐसा कहा है तो मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा। तुम वैसे भी जाना नहीं चाहते। जब विजय शर्मा ने लता शर्मा को ये कहते सुना तो वह तुरंत चिंतित हो गए। अरे मत करो, मत करो। ये कहना होगा कि मीरा एक अच्छी बच्ची है। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, उसे पता होना चाहिए कि मेरे जैसा एक बूढ़ा आदमी जा रहा है। लता शर्मा ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए चिढ़ाते हुए कहा, क्या आप नहीं जाना चाहते? विजय शर्मा खांसते हुए भूलने का नाटक करते हुए बोले, ओह अच्छा, क्या मैंने अभी यही कहा? क्या आपने मुझे गलत सुना? लता शर्मा विजय शर्मा की उपस्थिति से बहुत खुश थीं। आप लगभग 60 साल के हैं, अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह है। विजय शर्मा ने गुस्से से देखा और तुरंत अपना बचाव किया। कौन 60 साल का है? मैं तो सिर्फ 58.5 साल का हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं अभी 60 साल का नहीं हुआ हूँ। जैसे ही दंपति बहस कर रहे थे, अचानक मोबाइल फ़ोन की घंटी बज उठी। यह विजय शर्मा का सेल फोन है। विजय शर्मा ने अपना फ़ोन उठाया और शिकायत करते हुए कहा, बहुत देर हो गई है, ये कौन है? उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो पता चला कि कॉल करने वाला व्यक्ति मुंबई के किसी मोबाइल नंबर से आया था। जब विजय शर्मा ने नवी मुंबई शब्द देखा तो उनकी भौहें तन गईं। पत्नी, देखो, क्या यह मीरा का मोबाइल नंबर है? लता शर्मा आई और उत्साहित होकर बोली, हाँ, मीरा की तरफ से है, जल्दी से जवाब दो। विजय शर्मा को अचानक थोड़ा असमंजस महसूस हुआ। मोबाइल फ़ोन पकड़ना गर्म आलू पकड़ने जैसा है। मैं क्या कहूँ? लता शर्मा इतनी चिंतित थी कि उनका सिर घूम रहा था। जल्दी करो और फ़ोन उठाओ, मीरा जल्द ही फ़ोन रख देगी। जब विजय शर्मा ने ये सुना तो वह हैरान रह गए। मेरे पास कनेक्ट बटन दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नमस्ते, वह कौन है? विजय शर्मा का उदासीन स्वर सुनकर लता शर्मा ने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं, मानो कह रही हो, बस दिखावा करो। इससे विजय शर्मा को बहुत शर्मिंदगी हुई। फ़ोन के दूसरी ओर से सन्नाटा छा गया और उसके बाद मीरा शर्मा की आवाज़ आई। पिताजी, मैं हूँ, क्या आप ठीक हैं? विजय शर्मा ने गुस्से का नाटक किया और धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हें अब भी मुझे फ़ोन करना याद है? मुझे लगा था कि तुमने मुझे अपने पिता के रूप में पहचानना बंद कर दिया है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, लता शर्मा ने उन्हें लात मार दी। इसके तुरंत बाद लता शर्मा ने विजय शर्मा का कान पकड़ा और आंखों से उसे चेतावनी दी, ऐसा मत करो। विजय शर्मा ने अपना सिर झुकाया, दर्द को रोकने की कोशिश की और जल्दी से अपना स्वर बदलते हुए कहा, आह मेरी महिला, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छी बात है। विजय शर्मा ने लता शर्मा को जाने का इशारा किया। अंततः वह होश में आया और अपने लाल कानों को रगड़ने लगा। मीरा शर्मा एक पल के लिए हिचकिचाईं, फिर बोली, पापा, कुछ ही दिनों में बच्चे का 6 महीने का जन्मदिन है। क्या आप और माँ आ सकते हैं? ये सुनकर विजय शर्मा को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। हर कोई दंग रह गया।
लता शर्मा ने जल्दी से उसे आंखों से इशारा किया, जल्दी करो और मान जाओ। अब मीरा ने तुम्हें फ़ोन करके बच्चे के आधे साल के जन्मदिन की पार्टी में आने का निमंत्रण दिया है, फिर भी तुम इतने गंभीर होने का दिखावा क्यों कर रहे हो? मीरा शर्मा ने जब देखा कि काफ़ी देर तक वहाँ कोई हलचल नहीं हुई तो उन्होंने आह भरी। पिताजी, अगर आप व्यस्त हैं तो माँ को अकेले आने दीजिए। ये सुनकर विजय शर्मा अचानक चिंतित हो गए। किसने कहा कि मैं व्यस्त था? मैं अब आज़ाद हूँ। जब समय आएगा तो मैं तुम्हारी माँ को अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है, तो तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। फ़ोन रख दो। विजय शर्मा अचानक उत्साहित होकर उछल पड़े। हाँ, यही तो मैंने तुमसे कहा था। मेरी बेटी मुझे कतई नहीं भूलेगी। अब मैं आपके साथ अपने पोते की जन्मदिन पार्टी में जा सकता हूँ। ये देखकर लता शर्मा ने आंखें घुमाईं और व्यंग्य से कहा, तुम क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें नाटक करना नहीं आता? नाटक करते रहो। विजय शर्मा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। एक छोटी सी धुन बजाते हुए वह नहाने के लिए दौड़ा। अगले दिन विजय शर्मा जल्दी उठ गए। मैं अपनी दराजों में देख रही थी और सोच रही थी कि जब समय आएगा तो कौन से कपड़े पहनूंगी। दूसरी ओर लता शर्मा ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और प्रिया को खुलेआम संदेश भेज दिया। लान, मीरा का बच्चा लड़का है या लड़की? चाची अपने पोते के लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहती हैं। जब प्रिया ने अपनी चाची का व्हाट्सएप संदेश देखा तो उसने तुरंत मुस्कुराते हुए इमोटिकॉन के साथ जवाब दिया, आंटी, हमारे पास लड़के और लड़कियां दोनों हैं। मेरा सुझाव है कि आप कुछ और कपड़े खरीद लें जितना संभव हो सके। ये दोनों संदेश मिलते ही लता शर्मा तुरंत घर में चिल्लाने लगीं, बूढ़े आदमी, जल्दी से बाहर आओ। विजय शर्मा चौंक गए और अपना सूट उठाकर तेजी से घर से बाहर भागे। क्या गलत? तुम मुझे किस लिए बुला रहे हो? लता शर्मा ने उसे फ़ोन दिया और पूछा, क्या आप मुझे ये समझने में मदद कर सकती हैं कि लैनलान का क्या मतलब है? विजय शर्मा ने फ़ोन लिया और आंखें सिकुड़कर उसे देखने लगे। लड़के और लड़कियां दोनों? ये हो सकता है। क्या ये ड्रैगन फीनिक्स भ्रूण है? लता शर्मा ने सिर हिलाया। शायद उससे भी ज़्यादा। देखो लैनलन ने आगे क्या कहा। उसने मुझसे कुछ और कपड़े खरीदने को कहा। ये सुनकर विजय शर्मा की धड़कनें तेज हो गईं। क्या ये हो सकता है? क्या ये 3 बच्चे हो सकते हैं? लता शर्मा को भी अपनी उत्तेजना को दबाना मुश्किल हो रहा था। अगर ऐसा है तो हमें जल्दी से उपहार तैयार करने होंगे। हाँ, 3 बच्चों, मुझे और उपहार खरीदने हैं और उन्हें एक बड़ा लाल लिफाफा देना है। बातचीत करते हुए वे बाहर जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इसी समय लोहित भसीन दरवाजे पर आ गए। लोहित भसीन वह ब्लाइंड डेट है जिसे विजय शर्मा और उनकी पत्नी ने मीरा शर्मा के लिए सावधानीपूर्वक चुना है, और उन दोनों ने कुछ समय तक डेटिंग करने की भी कोशिश की। विजय शर्मा और उनकी पत्नी दोनों ही सोचते थे कि लोहित भसीन एक अच्छे इंसान हैं और उन्हें उम्मीद थी कि वह उनके दामाद बनेंगे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विदेश में पढ़ाई के दौरान मीरा शर्मा की सबसे अच्छी दोस्त दिया कुरैशी के साथ उनका अफेयर था। चाचा, क्या आप बाहर जा रहे हैं? विजय शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चाचा, आप बहुत अच्छे मूड में हैं। क्या आपके साथ कुछ खुशी की बात हुई है? हाँ, मीरा की वजह से। विजय शर्मा की बात पूरी होने से पहले ही लता शर्मा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। जियोलू, अंदर आओ और बैठो। लोहित भसीन ने सिर हिलाया और विनम्रता से कहा, धन्यवाद आंटी। लता शर्मा ने विजय शर्मा को आंख मारी। क्या आपके पास और कोई काम नहीं है? विजय शर्मा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उठकर शयन कक्ष की ओर चल दिए। हाँ, मैं कुछ कपड़े चुनने जा रहा हूँ। विजय शर्मा के जाने के बाद लता शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा, जियोलू, तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ नहीं, मैं तो बस उधर से गुजर रहा था। मैं आपके पास आकर आपसे मिलना चाहता था। लोहित भसीन ने मुस्कुराते हुए कहा। लता शर्मा ने सिर हिलाया और आह भरी। हमें एक दूसरे से मिले हुए आधा साल से ज़्यादा हो गया है ना? आपके माता पिता कैसे हैं? अच्छा, मैंने सुना है कि आप दिया कुरैशी से प्यार करते हैं। लोहित भसीन ने तुरंत इनकार कर दिया, नहीं, दिया कुरैशी ही मेरा पीछा कर रही थी और मैंने कभी उसकी बात नहीं मानी। लता शर्मा मुस्कुराईं और बातचीत जारी नहीं रखी। इसके बजाय लोहित भसीन ने मीरा शर्मा की स्थिति के बारे में पूछने की पहल की। जियोलू, शायद तुम और यूशी वास्तव में एक साथ रहने के लिए नहीं बने हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपके पास और भी कम अवसर होंगे।
लोहित भसीन ने फिर भी हार नहीं मानी। आंटी, क्या आपने मीरा से संपर्क किया है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लता शर्मा एक क्षण के लिए हिचकिचाई। भले ही हम एक साथ न रह सकें, तो फिर मैं अभी भी उसका दोस्त हूँ, है ना? लता शर्मा ने आखिरकार सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा, मीरा की अब अपनी जिंदगी है। बेहतर होगा कि अब आप उसे परेशान न करें। ये सुनकर लोहित भसीन के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। लता शर्मा ने आह भरी। उन्हें उम्मीद थी कि मीरा शर्मा लोहित भसीन के साथ होंगी। आखिरकार लोहित भसीन एक अमीर परिवार से आते हैं और बहुत सुंदर भी हैं। दोनों पक्षों के माता पिता भी एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन भाग्य हमारे साथ चालाकी करता है और कुछ ऐसा घटित होता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा दामाद कैसा दिखता है। हालांकि जो भी मीरा की नज़र में आ जाए वह बहुत बुरा नहीं होना चाहिए। गया। तो फिर चलो बाहर चलें। मुझे अपने पोते पोतियों के लिए भी उपहार खरीदने हैं। जब लता शर्मा ने विजय शर्मा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो वह तुरंत क्रोधित हो गईं और उन्हें एक खाली नज़र से देखने से खुद को नहीं रोक सकीं। विजय शर्मा ने थोड़ा उलझन महसूस करते हुए अपना सिर छुआ। मैंने तुम्हें भर्ती नहीं किया है ना? आधे साल के जन्मदिन की पार्टी की पूर्व संध्या पर मीरा शर्मा ने फ़ोन करके किरण सक्सेना और हिना वाधवा को भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ज़रूर, मैं अपने बच्चे का 6 महीने का जन्मदिन कैसे छोड़ सकता हूँ। होटल कहाँ है? मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। होटल आज रात को पक्का हो जाएगा, तब बता दूंगी। किरण सक्सेना और हिना वाधवा दोनों ने सिर हिलाया। फ़ोन रख दो। मीरा शर्मा रसोई में आई और राजेश कपूर से होटल के बारे में पूछा। मैंने पहले ही होटल बुक कर लिया है। मीरा शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और पूछा, कौन सा होटल? शेरेटन। मीरा शर्मा हैरान रह गईं। शेरेटन एक 5 सितारा होटल है। प्रिय, चलो होटल बदलते हैं। शेरेटन बहुत महंगा है। राजेश कपूर ने अपना करछूल उठाया, बर्तन प्लेट में डाले और फिर उसे मेज पर ले आए। प्रिय, चलो खाते समय बातें करते हैं। भोजन के दौरान राजेश कपूर ने एक क्षण सोचा और धीरे से कहा, पत्नी, आपके पति के वर्तमान वित्तीय संसाधनों को देखते हुए शेरेटन में भोज आयोजित करने में कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा मैं बच्चे के 100 दिन के जश्न में भी शामिल नहीं हो सकी। मैं उनके 6 महीने के जन्मदिन पर उनकी भरपाई करना चाहता हूँ। इसके अलावा ये पहली बार है जब मैं अपने सास ससुर से मिल रही हूँ। मैं उन्हें इस तरह से बताना चाहता हूँ कि अगर वे मेरा अनुसरण करेंगे तो उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। राजेश कपूर की बात सुनकर मीरा शर्मा पूरी तरह आश्वस्त हो गईं। राजेश कपूर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और गंभीरता से कहा, भविष्य में हमारी जिंदगी निश्चित रूप से बेहतर और बेहतर होगी। मैंने पहले भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि आप और आपका बच्चा दुनिया में सबसे खुश लोग बने। मैं जो कहूंगा वह अवश्य करूंगा। मीरा शर्मा ने गंभीरता से सिर हिलाया, मुझे आप पर विश्वास है। उस रात राजेश ने शेरेटन को फ़ोन किया। हमने उनके होटल का हॉल बुक कर लिया और पेय पदार्थों के लिए 8 टेबल लगाने की तैयारी कर ली। प्रत्येक टेबल के लिए निर्धारित भोजन मूल्य 6,888 रुपये है। साथ ही दूर से आने वाले मेहमानों की सुविधा के लिए उन्होंने 5 प्रेसिडेंशियल स्वीट्स बुक किए, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3,000 रुपये थी। संपूर्ण भोज, साथ ही राष्ट्रपति कक्ष के लिए धन, कुल संख्या 100,000 से कुछ अधिक है। ये थोड़ा पैसा अब राजेश के लिए कुछ भी नहीं है। एक होटल बुक करें। राजेश कपूर ने होटल का पता देवेंद्र कपूर और सुनीता कपूर को भेजा। मीरा शर्मा ने लता शर्मा को भी पता भेजा। इस समय राजेश कपूर को अचानक किसी का ख्याल आया, रुको, मैं आरती देसाई को फ़ोन करके देखता हूँ कि वह फ्री है या नहीं और उसे आने के लिए कहता हूँ। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। परिणामस्वरूप राजेश ने आरती देसाई को फ़ोन किया, लेकिन मुझे पता चला कि वह बच्चे की देखभाल कर रही थी और उसके पास आने का समय नहीं था। इससे राजेश और मीरा शर्मा दोनों को थोड़ी निराशा हुई। हालांकि राजेश कपूर जल्दी ही संभल गए और मुस्कुराते हुए बोले, पत्नी, मैं कल तुम्हें कपड़ों की खरीदारी कराने ले चलूंगा। कितना भव्य अवसर है। बेशक वह चाहता था कि उसकी पत्नी अच्छे कपड़े पहने। वह पैसे खर्च करने में हिचकिचाती थी। अब जब मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े लेने होंगे। दूसरा पहलू, लता शर्मा को अपनी बेटी का व्हाट्सएप संदेश मिला और उनके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान आ गई। शेरेटन होटल। विजय शर्मा ने इसे देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। बुरा नहीं, बुरा नहीं।
जब तक सर्दी नहीं है। लता शर्मा ने एक और वाक्य कहा। रात को राजेश कपूर सो रहे थे। अचानक मुझे सिस्टम नोटिफिकेशन ध्वनि प्राप्त हुई। काटना। चूंकि मेज़बान 30 दिनों से बच्चे के साथ है, उसने एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। हुआतुओ 9 सुई, कौशल का इनाम। हुआतुओ की 9 सुइयां पूर्वी हान राजवंश के एक प्रसिद्ध चिकित्सक हुआतुओ द्वारा सबसे पहले आविष्कृत। ये 9 सुइयां परम शक्ति का प्रतीक हैं। बाद में व्यवस्थित शोधन के बाद इनमें चमत्कारी उपचार गुण आ गए हैं। शब्द अभी अभी गिरे थे। राजेश कपूर के मस्तिष्क में भारी मात्रा में जानकारी भर गई। राजेश कपूर भी उठे और उन्होंने हुआतुओ की 9 सुइयों की कार्यप्रणाली की जांच की। तभी उसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। जब मैंने समय देखा तो सुबह के लगभग 12 बज रहे थे। नमस्ते राजेश कपूर, मैं शुभम कपूर हूँ। चचेरे भाई, इतनी देर तक तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? शुभम कपूर राजेश कपूर की सबसे बड़ी बुआ के बेटे हैं। वह दूसरे प्रांत में निर्माण सामग्री का ठेका व्यवसाय चलाते हैं और उनका बेटा ऑटिज्म से पीड़ित है। इतने सारे रिश्तेदारों में से शुभम कपूर और राजेश कपूर के बीच सबसे अच्छे संबंध हैं। 2 साल पहले राजेश को विश्वविद्यालय में दाखिला मिला था। शुभम कपूर तो उनके स्नातक भोज में शामिल होने के लिए किसी अन्य स्थान से वापस आए और उन्हें एक बड़ा लाल लिफाफा दिया। तो इसी समय मुझे शुभम कपूर का फ़ोन आया। राजेश नाराज नहीं था। मैंने सुना है कि आप पहले से ही पिता हैं और आपका बच्चा लगभग 6 महीने का है ना? अच्छा चचेरे भाई, क्या तुम आ रहे हो? तो फिर मैं देख लूँगा। मैं इन दिनों बिजनेस में व्यस्त हूँ और छुट्टी नहीं ले सकता। राजेश कपूर को अचानक याद आया कि सिस्टम ने उन्हें अभी अभी हुआतुओ 9 नीडल्स से पुरस्कृत किया था और उनका दिल थोड़ा सा धड़कने लगा। मुझे नहीं पता कि हुआतुओ की 9 सुइयां मेरे भतीजे के ऑटिज्म का इलाज कर सकती हैं या नहीं। शुभम कपूर ने आगे कहा, मैंने आपके पिता से सुना है कि आपने 4 बच्चों को जन्म दिया है। क्या ये सच है? राजेश कपूर ने सिर हिलाया। असली? शुभम कपूर को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, तब तो भविष्य में तुम्हें कठिन समय का सामना करना पड़ेगा बच्चे। हाँ, कुछ भी नहीं है। शुभम कपूर बोले, अगर भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी आए तो मुझे बताना मत भूलना। मेरे साथ विनम्र मत बनो, समझे? भाई, अब मैं ठीक हूँ। शुभम कपूर मुस्कुराए और बोले, आप हमारी पीढ़ी में सबसे होशियार हैं। मुझे विश्वास है कि आप भविष्य में ज़रूर अपना नाम कमाएंगे। शुभम कपूर अपने छोटे भाई को बहुत महत्व देते हैं और उसकी अच्छी देखभाल करते हैं। राजेश कपूर इसे महसूस कर सकते थे। चचेरी बहन, कृपया बच्चे के अर्ध जन्मदिन की पार्टी में आओ। राजेश कपूर रुके, फिर बोले, शायद मैं सुमित कपूर को ठीक कर सकूं। सुमित कपूर शुभम कपूर के पुत्र हैं। ये सुनकर शुभम कपूर एक क्षण के लिए चुप हो गए, फिर पूछा, क्या तुम्हें कोई अद्भुत डॉक्टर मिला? सुमित कपूर को 3 वर्ष की आयु से ही गंभीर ऑटिज्म रोग था। पिछले कुछ वर्षों से शुभम कपूर सुमित कपूर को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंत में कुछ नहीं हुआ। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आओ। हाई स्पीड रेल से इसमें केवल 5 घंटे लगते हैं। जब समय आएगा तो मैं आपके व्यवसाय में होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई कर दूंगा। ये सुनकर शुभम कपूर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजेश कपूर, आपकी आवाज़ से लगता है कि आपने बहुत पैसा कमाया है ना? हाँ नहीं, मैंने अभी एक दुकान खोली है और थोड़ा पैसा कमाया है। ये सुनकर शुभम कपूर बहुत प्रसन्न हुए। राजेश कपूर, अब आप पिता हैं, अब आप बच्चे नहीं रहे। भविष्य में आपको अपनी पत्नी और बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप एक अच्छे पिता बन सकते हैं। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, ठीक है भाई, तो इधर आ जाओ। शुभम कपूर एक क्षण के लिए हिचकिचाए और बोले, ठीक है, मैं करूँगा। चुवान को अपने साथ ले जाओ। अच्छा, फ़ोन रख दो। राजेश कपूर बेडरूम से बाहर निकले, अगले कमरे में गए और चारों बच्चों को देखा। बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं। राजेश कपूर ने उनके चेहरे को छुआ और धीरे से बोले, पिताजी को उम्मीद है आप सभी भविष्य में स्वस्थ होकर बड़े होंगे। मैं आपसे सफल होने के लिए नहीं कहता, जब तक आप खुशी से रहते हैं वही मायने रखता है। अगले दिन संयोग से यह सप्ताहांत था। राजेश मीरा शर्मा को कपड़े खरीदने के लिए सदर बाजार के पास एक शॉपिंग मॉल में ले गया। जब प्रिया को पता चला कि वे कपड़े खरीदना चाहते हैं तो वह बहुत खुश होकर वहां आई। राजेश सबसे पहले स्टोर पर गए,
अरुण कुमार का अभिवादन किया और उन्हें याद दिलाया कि परसों बच्चे के आधे साल के जन्मदिन की पार्टी में अवश्य आना। फिर वह दोनों सुंदरियों को लेकर पास के एक शॉपिंग मॉल में चला गया। मीरा शर्मा ने आज सफ़ेद रंग की शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी और चेहरे पर हल्का मेकअप किया था, जिसमें वह बेहद जवान और खूबसूरत लग रही थीं। प्रिया ने गहरे वी गर्दन वाली शर्ट और तंग शॉर्ट्स पहनी थी जो उसके कूल्हों को कसकर पकड़े हुए थी, जिससे उसके सुंदर शरीर के उभार स्पष्ट दिख रहे थे। दोनों सुंदरियों की उपस्थिति ने तुरंत ही अनगिनत पुरुष देशवासियों का ध्यान आकर्षित किया। राजेश कपूर को अब इस बात से कोई आश्चर्य नहीं होता। वह मीरा शर्मा और प्रिया को सीधे प्रादा स्टोर में ले गया। मीरा शर्मा ने काफ़ी समय से कपड़े नहीं खरीदे हैं। वह चाहे कुछ भी पहने, अपने आकर्षक रूप से दर्शकों को आश्चर्यचकित कर सकती है। लेकिन चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं अपनी पत्नी को कष्ट नहीं सहने दे सकता। इसके अलावा राजेश कपूर के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं है। मीरा शर्मा दुकान में घूम रही थीं और जब भी उन्हें कोई कपड़ा पसंद आता तो वह कीमत देखने के लिए लेबल खोलती थीं। लेकिन जब वह मूल्य टैग पर 5 अंकों की कीमत देखती तो चुपचाप कपड़ों को वापस उनकी जगह पर रख देती। राजेश कपूर ने ये सब देखा। वह पास आया, दुकान में सबसे आकर्षक कपड़े की ओर इशारा किया और मीरा शर्मा से कहा, पत्नी, इसे पहनकर देखो। जब वह अभी आई तो मीरा शर्मा को भी ये बहुत पसंद आया। लेकिन अगर इसे स्टोर में सबसे विशिष्ट स्थान पर रखा जा सकता है तो कीमत निश्चित रूप से सस्ती नहीं होगी। प्रिया ने भी कहा, मीरा बहन, जाकर पहन लो, ये ड्रेस तुम पर बहुत जंच रही है। स्टोर में विक्रेता पूरी तरह से अपना काम भूल गया और अपना सारा ध्यान चारों शिशुओं पर केंद्रित कर दिया। वाह टिल्ड, कितना प्यारा बच्चा है। विक्रेता ने उन गोल मटोल बच्चों को प्यार भरी निगाहों से देखा और वह उन्हें वापस चुरा लेना चाहती थी। सुंदरी, हम वह पोशाक पहनकर देखना चाहते हैं। प्रिया ने डिस्प्ले स्टैंड पर रखे कपड़ों की ओर इशारा किया और विक्रेता से बात की। खूबसूरत सेल्सवुमन को तुरंत होश आया और उसने पूछा, अच्छा, ये किस महिला ने पहना है? प्रिया ने मीरा शर्मा की ओर इशारा किया। जब मीरा शर्मा अपने कपड़े बदलकर फिर से सबके सामने आई तो प्रिया और राजेश कपूर की आंखें चमक उठीं। ये ड्रेस न केवल मीरा शर्मा के शांत और सुंदर स्वभाव को उजागर करती है, यह उसकी नाजुक और सुंदर आकृति को भी पूरी तरह से रेखांकित करता है। यहाँ तक कि लोकप्रिय महिला सितारों से तुलना करने पर भी वह किसी से कम नहीं है। कम से कम अब तक राजेश ने मीरा शर्मा से ज़्यादा खूबसूरत महिला नहीं देखी थी। मिस, आप इस पोशाक में बहुत सुंदर लग रही हैं। सुंदर शॉपिंग गाइड इसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। ये कपड़े पैक कर लो। मीरा शर्मा को पैसों का थोड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने राजेश कपूर को रोकना चाहा। आखिर उस ड्रेस की कीमत 50,000 या 60,000 रुपये थी। लेकिन उसे वह पोशाक भी बहुत पसंद है। इसलिए कुछ देर हिचकिचाने के बाद भी मीरा शर्मा कुछ नहीं बोलीं। ये पैंट बहुत अच्छी हैं, क्या तुम इन्हें पहनकर देखना चाहोगी, प्रिय? और यह टोपी भी आपके स्वभाव के अनुकूल है। राजेश का सौंदर्य बोध अभी भी बहुत अच्छा है। कुछ काम के बाद मीरा शर्मा को एक बेहतरीन पोशाक दी गई। इस पोशाक का कुल मूल्य हजारों से अधिक है। हालांकि राजेश कपूर को जरा भी दुख नहीं हुआ। अपनी पत्नी को खुश रख पाना मेरे लिए किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रिय, क्या हम कुछ और आभूषण खरीदने चलें? ये सुनकर मीरा शर्मा ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। इतने महंगे कपड़े खरीदने के विचार से ही उसका दिल दुख रहा था। राजेश वास्तव में अपने लिए आभूषण खरीदना चाहता है। पत्नी, आज मेरी बात सुनो। हाँ मीरा बहन, अगर कोई आदमी आप पर पैसा खर्च करना चाहता है तो आपको उसे खर्च करने देना होगा। प्रिया ने एक तरफ खड़े होकर भी सलाह दी। ये देखकर कि मीरा शर्मा अभी भी हिचकिचा रही थी, राजेश कपूर ने सीधे उनका हाथ पकड़ा और बगल वाली ज्वेलरी की दुकान की ओर चल दिए। प्रिया एक निजी नौकरानी बन गई। विभिन्न आकार के बैग लेकर वह उन दोनों के पीछे पीछे चल रही थी। जल्द ही उन तीनों ने खरीदारी पूरी कर ली। वापस दुकान पर बच्चे थके हुए थे, इसलिए राजेश ने उन्हें उनके पालने में डाल दिया। दोबारा जाने से पहले अपने बच्चे को आराम करने दें। इस समय अंजू बंसल ने अचानक पूछा, क्या आपने बच्चे की यादगार तस्वीरें लीं? राजेश कपूर और मीरा शर्मा ने एक दूसरे की ओर देखा। हाँ, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। अब चूंकि बच्चा अभी छोटा है, इसलिए यादगार तस्वीरें लेना बहुत महत्वपूर्ण बात है। आखिरकार अब बच्चे हर दिन अलग होते हैं। यदि आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो बाद में आप इसे गंवा देंगे।
कल हम बच्चे की यादगार तस्वीरें लेंगे। अरुण कुमार ने सुझाव दिया। भाई कुछ और बनाओ, मैं उन्हें दुकान में टांग दूंगा। ठीक है, राजेश कपूर मुस्कुराए और सिर हिलाया। तभी पिछली बार आया विदेशी जोड़ा फिर से दुकान पर आया। नमस्ते बॉस, आप भी यहाँ हैं। हम कल फ्रांस वापस जा रहे हैं और मैं अपने दोस्त के बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहता हूँ। वे अभी कुछ समय पहले ही पैदा हुए हैं। मुझे उनके लिए किस तरह के कपड़े खरीदने चाहिए? मीरा शर्मा यूरोप में कॉलेज गई थी और उन्हें पता था कि वहाँ फ्रेंच भाषा बोली जाती है, लेकिन वह केवल सामान्य विचार ही समझ सकी और उसके लिए वास्तव में संवाद करना अभी भी कठिन था। जब मीरा शर्मा ने उन्हें बॉस कहकर पुकारते सुना तो उन्हें लगा कि वे उन्हें ही बुला रहे हैं, इसलिए उन्होंने हिम्मत जुटाई और उनसे बात करने के लिए उनके पास जाना चाहा। लेकिन इस समय राजेश कपूर मुस्कुराए और सीधे बाहर चले गए। उन्होंने दंपति से धाराप्रवाह फ्रेंच भाषा में बात की। ये दृश्य देखकर मीरा शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। प्रिया भी चौंक गई और पूछा, क्या आपके विश्वविद्यालय में फ्रेंच पढ़ाई जाती है? मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, नहीं नहीं। ये सुनकर प्रिया आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। ये सच है। आप किसी व्यक्ति का उसके रूप से आकलन नहीं कर सकते। नवजात शिशुओं के लिए राजेश को ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह के कपड़ों की सिफारिश की जाए। पत्नी, इधर आओ। मीरा शर्मा वहां आईं। वे अपने दोस्त के बच्चों के लिए कपड़े खरीदना चाहते हैं, लेकिन बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। आपको क्या लगता है हमें उसके लिए किस तरह के कपड़े खरीदने चाहिए? मीरा शर्मा ने विदेशी दंपति से बातचीत करने के लिए अपनी कमजोर फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया। मीरा शर्मा की सिफारिश पर उन्होंने जल्दी से कपड़े खरीद लिए। दंपति को विदा करने के बाद मीरा शर्मा ने राजेश से उसकी फ्रेंच भाषा के बारे में पूछा। मैंने स्वयं फ्रेंच भाषा सीखी। शायद मैं भाषाओं में अधिक प्रतिभाशाली हूँ। फ्रेंच के अलावा मैं अन्य भाषाओं में भी पारंगत हूँ। प्रिया को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, सच में? क्या आप जर्मन बोलते हैं? राजेश कपूर ने स्वाभाविक रूप से सिर हिला दिया। प्रिया पहले जर्मनी में रह चुकी थी और उसका एक जर्मन बॉयफ्रेंड था, इसलिए वह काफ़ी अच्छी जर्मन बोलती है। यद्यपि यह बहुत शुद्ध नहीं है, फिर भी ये दैनिक संचार के लिए उपयुक्त है। राजेश कपूर को सिर हिलाते देख वह उनसे जर्मन भाषा में बात करने लगी। जल्द ही वह राजेश कपूर से प्रभावित हो गईं। अरे बाप रे, क्या आप सचमुच जर्मन बोलते हैं? और वह इससे मुझसे भी अधिक धारा प्रवाह बोलता है और उसका उच्चारण भी बिल्कुल सही है। प्रिया खुद को राजेश कपूर की सराहना करने से नहीं रोक सकीं। मीरा शर्मा भी आश्चर्यचकित थीं, लेकिन फिर उन्हें राजेश कपूर की भयानक सीखने की क्षमता का ख्याल आया। उसे राहत महसूस हुई। घर लौटने के बाद मीरा शर्मा ने खरीदे हुए कपड़ों को बड़े करीने से अलमारी में रख दिया। राजेश बेडरूम में बच्चे को दूध पिला रहा था। खाना खिलाने के बाद उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने एक उच्च श्रेणी का फोटो स्टूडियो ढूंढा और उसके मालिक से संपर्क किया। जब बॉस को पता चला कि ये दंपति 4 बच्चों वाला है, तो उसने तुरंत कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है। हमारा कल सुबह 9 बजे का अपॉइंटमेंट है। राजेश को अपने 4 बच्चों को एक साथ पारिवारिक फोटो खिंचवाने के लिए लाने दीजिए। सुबह के 9 बजे राजेश बच्चे को फोटो स्टूडियो में ले आया। 4 प्यारे बच्चों को देखकर फोटो स्टूडियो का मालिक आश्चर्यचकित हो गया। वाह, कितना प्यारा बच्चा है, और बाव के माता पिता भी बहुत अच्छे दिखते हैं। माफ़ कीजिए, क्या आप कृपया प्रचार के लिए अपने बच्चे की कुछ तस्वीरें साझा कर सकती हैं? मैं आपको 30% छूट दे सकता हूँ, कैसा रहेगा? बॉस का उत्साहित चेहरा देखकर राजेश कपूर मुस्कुराए और सिर हिलाया। वैसे भी शिशुओं की स्मारक तस्वीरें निजी चीजें नहीं हैं। राजेश दूसरों से अपने बच्चे की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। ये देखकर कि राजेश सहमत हो गया है, बॉस ने उदारतापूर्वक उसे फोटो खिंचाने के लिए 4 जोड़ी कपड़े दे दिए। नए कपड़े पहनने के बाद बच्चे और भी प्यारे हो गए। अपने गोल मटोल चेहरे के साथ वह विशेष रूप से आकर्षक लगती है। आधिकारिक फोटो सत्र शुरू होने से पहले मीरा शर्मा ने अपना फ़ोन निकाला और बच्चे की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। पिताजी और माताजी, कृपया अपने बच्चे को स्टूडियो में ले आइए। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, अब फोटो लेने का समय है। फोटो स्टूडियो के मालिक ने गर्मजोशी से स्वागत किया। ये देखकर राजेश कपूर ने सिर हिलाया। इसके बाद मीरा शर्मा के पीछे पीछे वे चारों बच्चों को स्टूडियो में ले गए।
दुकान खोलने के बाद से यह बॉस को मिला सबसे बड़ा ऑर्डर था और यह सबसे व्यस्त दिन भी था। आखिरकार पूरे चीन में चौगुनी संतानों के बहुत अधिक जोड़े नहीं हैं। 4 बच्चे, प्रत्येक की अपनी अपनी विशेषताएं। फोटोग्राफर ने बच्चों को विभिन्न मुद्राओं में दिखाया और फिर अलग अलग तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। मीरा शर्मा ने व्यूफाइंडर में प्यारे छोटे फरिश्तों को देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। राजेश कपूर एक तरफ खड़े होकर हल्की मुस्कान बिखेर रहे थे। ये 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी वह जीवन भर पूरे दिल से देखभाल करेंगे। वह बहुत आभारी था कि भगवान ने उसे 4 ऐसे प्यारे स्वर्गदूत दिए थे। राजेश कपूर का हृदय तुरंत ही मिशन और जुझारूपन की भावना से भर गया। क्रैक क्रैक। बच्चे की एकल फोटो लेने के बाद फोटोग्राफर ने फिर से कैमरा उठाया और चारों शिशुओं की समूह तस्वीर ली। ये देखकर बॉस के चेहरे पर भी ईर्ष्या का भाव आ गया। पिताजी, क्या आप अपने बच्चे का आधा साल का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं? हम यहाँ नियोजन अनुबंध भी ले सकते हैं। राजेश कपूर ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। होटल ने कहा है कि वे ऐसा करेंगे। बॉस ने होंठ सिकोड़े। होटल क्या कर सकता है? वो तो बस कुछ गुब्बारे फुलाकर और बैनर लगाकर तुम्हारा औपचारिक स्वागत कर देगा। जैसे ही वह बोल रहा था, बॉस बाहर भागा और एक मोटा फोटो एल्बम ले आया। ऊपर दी गई तस्वीर में अन्य बच्चों की जन्मदिन पार्टियां दिखाई गई हैं। ये बहुत ही सुंदर दिखता है और आप कह सकते हैं कि इसे बहुत सावधानी से डिज़ाइन किया गया है। ये सब चीज़ें हमने पहले से ही योजना बना रखी थीं। विभिन्न विषय हैं, आप देख सकते हैं। यदि आपके पास कोई विचार है तो आप हमें बता सकते हैं और हम आपके विचारों का अनुसरण कर सकते हैं। ये सुनकर राजेश कपूर दोनों थोड़े भावुक हो गए। मीरा शर्मा ने एल्बम पलटते हुए कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, फिर हम बच्चे की कलात्मक तस्वीरें भी ले सकते हैं। हर चीज़ को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बदल दिया गया और बैंक्वेट हॉल में रख दिया गया, जहां उन्हें बारी बारी से बजाया गया। ये दृश्य होटल में कुछ गुब्बारे और बैनर लगाने से कहीं बेहतर है न? मीरा शर्मा ने उस दृश्य की कल्पना करना शुरू कर दिया है। बॉस ने आगे कहा, हालांकि बच्चे की आधी जन्मदिन पार्टी पहले जन्मदिन जितनी बड़ी नहीं होती, फिर भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होता है। 6 महीने के बाद बच्चे हर दिन बदलते हैं, इसलिए हमें उनके सर्वोत्तम क्षणों को संजोना चाहिए और उन्हें स्मृति के रूप में संजोना चाहिए। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर की ओर देखा। राजेश कपूर ने सिर हिलाया। जरूर बॉस, लेकिन क्या आप हमें कोई छूट दे सकते हैं? बॉस ने अपनी नाक को छुआ और कुछ देर तक सोचा। चूंकि आपका बच्चा बहुत प्यारा है, इसलिए मैं आपको 20% की छूट दे सकता हूँ। मीरा शर्मा ने जल्दी से पूछा, कितना है ये नंबर? बॉस ने 2 उंगलियां उठाईं और कहा, 20,000। मीरा शर्मा का चेहरा बदल गया और वह फुसफुसाई, ये बहुत महंगा है। क्या आप मुझे बेहतर छूट दे सकते हैं? माँ, हम लोग महंगे नहीं हैं। जिसके लिए आप भुगतान करते हैं, आप वही प्राप्त करते हैं। हम जो रात्रिभोज की योजना बना रहे हैं, वह निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित कर देगा। यदि आपको लगता है कि उत्पाद वह नहीं है जो आपने ऑर्डर किया था, तो आप मुझसे हमेशा धन वापसी के लिए कह सकते हैं। मैं इसमें संकोच नहीं करूंगा। बॉस ने इतने जोश से बात की कि उसने अपना दिल खोलकर रख दिया। इसके अलावा अगर मैं आपसे 20,000 रुपये लूँ तो भी मुझे मजदूरी और सामग्री का खर्च देना होगा। सारे खर्चे मिलाकर मैं जो पैसा कमा सकता हूँ, वह असल में ज़्यादा नहीं है। ये सुनकर मीरा शर्मा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। राजेश कपूर ने सहजता से कहा, ठीक है, तो 20,000। ये सुनकर बॉस बहुत खुश हुआ। पिताजी बहुत उदार हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। वे तीनों चर्चा करने बैठ गए। मीरा शर्मा बच्चे को लेकर दौड़ी। पतिदेव, आप लोग निर्णय लीजिए, मैं बच्चे को देखने जाऊंगी। राजेश कपूर ने अपने बॉस से इस बारे में चर्चा की और एक काल्पनिक विषय चुनने का निर्णय लिया। मुख्य रूप से गुलाबी, फिर इसे अन्य रंगों के साथ मिलाएं। थीम तय करने के बाद बॉस ने पूछा, आप डिनर कहाँ आयोजित कर रहे हैं? हम लगभग तैयार हो चुके हैं। शेरेटन। बॉस ने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत जल्दबाजी थी। मुझे अधिक कीमत मांगनी चाहिए थी। शेरेटन होटल मुंबई का एक प्रसिद्ध होटल है। मेरे सामने जो युवक है वह धनवान व्यक्ति होना चाहिए। बच्चे की तस्वीरें लेने के बाद परिवार ने पारिवारिक फोटो लेने की तैयारी की। राजेश ने सूट पहन लिया, जबकि मीरा शर्मा ने सफ़ेद रंग का स्ट्रैपलेस इवनिंग गाउन पहन लिया। वह दुल्हन जैसी दिखती है।
राजेश कपूर उसे गौर से देखने लगे और मीरा शर्मा का सुंदर चेहरा लाल हो गया। पत्नी, मुझे अभी भी तुम्हारी शादी करनी है। राजेश ने मीरा शर्मा की कमर पकड़ ली। मीरा शर्मा ने चेहरे पर मीठी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। स्नैप, फोटोशूट खत्म हो गया। इसके बाद राजेश और उनके साथी को तस्वीरों के ढेर में से उन तस्वीरों को चुनना था जिनसे वे सबसे अधिक संतुष्ट थे। कैमरे की तरफ देखने पर पता चलता है कि स्क्रीन प्यारे बच्चों से भरी हुई है। राजेश कपूर और मीरा शर्मा दोनों ही थोड़े चक्कर खा रहे थे और उलझन में थे। शरारती और ईमानदार अभी विशेष रूप से खुशी से मुस्कुराया। तनु मीठी मुस्कान देती है और रिया एक महिला की तरह मुस्कुराती है। विहू ने आंखें झपकाईं, वह नींद से भरा हुआ लग रहा था। राजेश कपूर और उनके दोस्त ने तस्वीरों के ढेर को देखा और उन्हें ध्यान से चुनना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने सोचा कि वे अपने बच्चे को सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इसमें इतना कुछ होगा। फोटो स्टूडियो छोड़ दो, राजेश कपूर ने शेरेटन को फ़ोन किया। उनसे कहें कि वे कुछ भी सेटअप न करें, सारा काम फोटो स्टूडियो के मालिक पर छोड़ दें। सब कुछ तैयार है और बच्चे की 6 महीने की पार्टी शुरू होने वाली है। रात में राजेश कपूर ने मीरा शर्मा के साथ गहन चर्चा की। मीरा शर्मा इतनी थकी हुई थी कि उन्हें नींद आ गई, जबकि राजेश उठकर बच्चे को देखने के लिए अगले दरवाजे पर दौड़े। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी। काटना। चूंकि मेज़बान बच्चे को पारिवारिक फ़ोटो लेने के लिए ले गया था, इसलिए उसने एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। इनाम, ग्रीन लेक विला का एक सेट। पता, नंबर 88 कुइहू रोड, नवी मुंबई। सिस्टम की आवाज़ सुनते ही राजेश कपूर की आंखें फटी की फटी रह गईं। सोने का कमरा, ये बहुत शक्तिशाली है। एक विला का प्रत्यक्ष इनाम। राजेश पहले भी इस ग्रीन लेक विला में खाना पहुंचाने के लिए आ चुके थे। झील के चारों ओर का वातावरण बहुत अच्छा है। यद्यपि यह शहर के केंद्र में नहीं है, फिर भी यहाँ एक विला की कीमत कम से कम करोड़ों में है। किसने सोचा था कि एक दिन मैं सचमुच एक विला का मालिक बनूंगा। यह एहसास बहुत अच्छा है। अगले दिन राजेश बच्चों को खाना खिलाने और उनके डायपर बदलने के लिए जल्दी उठ गया। फिर वह गाड़ी चलाकर मीरा शर्मा को घर दिखाने ले गए। बच्चे की 6 महीने की पार्टी आज रात 8 बजे होगी, इसलिए काफ़ी समय है। राजेश अपनी BMW कार चलाकर ग्रीन लेक विला के स्थान पर पहुंचे। ग्रीन लेक विला 3 क्षेत्रों में विभाजित है, जिनमें से सबसे बड़ा कुइहू क्षेत्र है। इसके बाद ग्रीन लेक के आसपास का मनोरंजन क्षेत्र है और अंत में पहाड़ पर बना विला क्षेत्र है। सभी ग्रीन लेक विला पहाड़ी पर बने हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 3848 म्यू है और ये 500 म्यू से अधिक पानी से घिरे हैं, जिससे पहाड़ और पानी के करीब होने का एक अनूठा और सुंदर दृश्य बनता है। मुंबई में विला समूह के लिए ग्रीन लेक विला एक अद्वितीय विला है। राजेश कपूर मीरा शर्मा को विला क्षेत्र में घुमाने ले गए और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे ग्रामीण लोग हों जो अभी अभी शहर में आए हों। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने सभी प्रकार के विला देखे, जिनमें मध्ययुगीन शैली की इमारतें, यूरोपीय और अमेरिकी शैली की इमारतें और कुछ अजीब पॉप शैली की इमारतें शामिल थीं। राजेश कपूर ने मकान नंबर का अनुसरण किया और जल्दी ही विला नंबर 88 ढूंढ लिया, जो कि सिस्टम द्वारा दिया गया इनाम था। उसने अपनी चाबी निकाली और आंगन का गेट खोला। जब आप विला में प्रवेश करते हैं तो पहली चीज जो आपकी नज़र को आकर्षित करती है वह है हरा भरा लॉन। लॉन के दोनों ओर चमकीले रंग के फूल, पौधे और पेड़ लगाए गए हैं, जिनमें 1000 वर्ग मीटर में फैला स्विमिंग पूल भी शामिल है। पूरा विला 4 मंजिलों में विभाजित है। नीचे भूतल पर एक पार्किंग स्थल और एक सिनेमाघर है। पहली मंजिल पर रेस्तरां, रसोईघर और बैठक कक्ष है। दूसरी मंजिल पर शयन कक्ष और स्नानघर हैं, तथा तीसरी मंजिल पर शतरंज और ताश का कमरा और मनोरंजन कक्ष है। विला का आंतरिक भाग भी बहुत शानदार ढंग से सजाया गया है। विभिन्न महंगे फर्नीचर बड़े करीने से सजाए गए हैं और दीवारें, फर्श और झूमर सभी विदेश में कस्टम निर्मित हैं, जो इसकी अनूठी विशेषताओं को दर्शाते हैं। विला की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक विशाल छत भी है। यहाँ आप स्वच्छ झील और पहाड़ों व जंगलों का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। जैसे ही मीरा शर्मा ने राजेश कपूर को चाबी निकालते और विला का दरवाजा खोलते देखा, वह दंग रह गईं। ये दृश्य इतना परिचित क्यों लगता है? मीरा शर्मा को विला दिखाने के बाद राजेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा है, क्या तुम्हें पसंद आया? बेशक मीरा शर्मा को इस तरह का विला पसंद है। जिस क्षण से वह दरवाजे में दाखिल हुई, उसका मुंह कभी बंद नहीं हुआ।
मीरा शर्मा ने मजाकिया लहजे में कहा, मुझे मत बताओ कि यह विला तुम्हारा है, ठीक है। राजेश कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। मीरा शर्मा अचानक कांपने लगीं। पतिदेव, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं, है ना? राजेश ने सख्ती से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हमारा है। ये सुनकर मीरा शर्मा थोड़ी घबरा गईं। ये कैसे संभव है? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राजेश वास्तव में विला खरीदने में सक्षम है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मैंने अपना पिछला घर बेच दिया था और उसे इस विला के लिए डाउन पेमेंट के रूप में इस्तेमाल किया था। स्टोव अब अच्छा पैसा कमा रहा है और मैं इसका उपयोग अपने बंधक का भुगतान करने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा है। इसके अलावा हमारे 4 बच्चे हैं। भविष्य में वह घर निश्चित रूप से हमारे लिए पर्याप्त बड़ा नहीं होगा। बाकी के लिए ज़्यादा मत पूछो। मेरा विश्वास करो, मैं कभी भी कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं करूँगा। ये सुनकर मीरा शर्मा को इतना सदमा लगा कि उनका सिर सुन्न हो गया और वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं। हालांकि राजेश पर उसका भरोसा कभी नहीं बदला। मुझे आप पर विश्वास है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, चलो, जब हमारे पास थोड़ा खाली समय है तो हम अपना सारा सामान यहाँ ले आते हैं। क्या अब आप यहाँ रहने आएंगे? राजेश कपूर ने सिर हिलाया और कहा, चलो पहले अंदर चलते हैं। जब रिश्तेदार आएंगे तो यहाँ रौनक बढ़ जाएगी। मीरा शर्मा ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि यह बात सही है। इसलिए राजेश ने अरुण कुमार को फ़ोन किया और उनसे इस काम में मदद करने को कहा। जब अरुण कुमार को पता चला कि राजेश स्थानांतरित हो रहा है तो वह थोड़ा उलझन में पड़ गए। भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अरुण कुमार ने एक वैन खरीदी जो आवागमन के लिए एकदम उपयुक्त थी। जब वह ग्रीन लेक विला के दरवाजे पर पहुंचे तो अरुण कुमार दंग रह गए। भाई, ये क्या तुमने इसे खरीदा? अपना सामान अंदर ले जाओ। ये सुनकर अरुण कुमार चौंक गए। राजेश के साझेदार होने के नाते वह निश्चित रूप से जानता था कि राजेश ने कितना पैसा कमाया है। हालांकि इस अवधि के दौरान स्टोर अच्छा चल रहा था और प्रतिदिन लगभग 50,000 रुपये का मुनाफा हो रहा था, लेकिन यह विला खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। अरुण कुमार ने ग्रीन लेक विला के बारे में तब सुना था जब वह कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र थे। उस समय ग्रीन लेक विला का शुभारंभ हुआ था और कहा जाता था कि यह मुंबई में झील के खूबसूरत दृश्यों वाला एकमात्र विला परिसर है। इसलिए कई व्यापारिक नेता उनके पक्ष में हैं। खुलने के तुरंत बाद ही वे बिक गए। यदि ऐसा है तो राजेश को यह विचार कैसे सूझा? अरुण कुमार ने आह भरने से खुद को नहीं रोका। निश्चित रूप से अमीरों की दुनिया हमारी कल्पना से अलग है। अरुण कुमार ने विला के चारों ओर ध्यान से देखा। विला के अंदर की शानदार सजावट देखकर मैं बहुत हैरान रह गया। भाई, जब भविष्य में मेरे पास पैसा होगा तो मैं भी एक विला खरीदूंगा। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, आप ये कर सकते हैं। आगे बढ़ने के बाद दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं। फोटो स्टूडियो के मालिक ने फ़ोन करके बताया कि उन्होंने ऑडिटोरियम को पहले ही सजा दिया है। मीरा शर्मा ने भी कपड़े बदल लिए और परिवार होटल आ गया। नमस्ते श्री कपूर, मैं फ्रंट डेस्क मैनेजर हूं और इस बार आपको रिसीव करने के लिए जिम्मेदार हूं। सूट पहने एक आदमी आया। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर उन्हें नमस्ते कहा। बैंक्वेट हॉल में प्रवेश करते हुए फोटो स्टूडियो का मालिक अपने कर्मचारियों को निर्देश दे रहा था और फिनिशर का काम कर रहा था। राजेश कपूर को अंदर आते देख वह जल्दी से वहां पहुंचे। पिताजी, इस दृश्य के बारे में आपकी क्या राय है? यदि कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम उसे तुरंत ठीक कर सकते हैं। राजेश कपूर ने इसे देखा और बहुत संतुष्ट महसूस किया। तभी प्रिया ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए जल्दी से आई। वह आज बाहर गई थी और जब वह रॉयल रेजिडेंसी लौटी तो उसने पाया कि पूरा घर खाली है। वह इतनी डर गई कि वह जल्दी से देखने के लिए वहां गई। हमने जगह बदली। प्रिया चौंक गई। हिल रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मीरा शर्मा ने प्रिया को एक तरफ खींच लिया और फुसफुसाते हुए कहा, राजेश कपूर ने एक विला खरीदा है। प्रिया ने हौंफते हुए कहा, मुंबई में विला? हाँ, लेकिन शहर के केंद्र में नहीं। विला का नाम क्या है? ग्रीन लेक विला। प्रिया एक पल के लिए झिझकी, फिर बोली, इतने पैसे उसके पास आते कहाँ से हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। मीरा शर्मा का चेहरा काला पड़ गया, जिससे प्रिया के विचार भंग हो गए। मुझे राजेश कपूर पर भरोसा है। वह कोई भी जल्दबाजी वाला काम नहीं करेगा। प्रिया ने सिर हिलाया।
आखिरकार विला खरीदना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से हासिल किया जा सके। राजेश एक विला खरीदने में सक्षम है, इसका मतलब है कि उसके पास कुछ तो होगा ही। मीरा शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि वह राजेश से सिर्फ 1 महीने के लिए ही मिल पाएंगी। वह अब विला में रहती है, यह एक सपने जैसा है। मैं तुम्हें खुश देखकर खुश हूँ। हाँ, आप भी ऐसा ही करेंगे। इसी समय मीरा शर्मा और प्रिया के फोन एक साथ बज उठे। मीरा, तुम्हारे पिताजी और मैं होटल जा रहे हैं। ठीक है, मैं अब बाहर जाकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। मीरा शर्मा ने अभी फोन रखा ही था कि प्रिया बोली, मेरे माता पिता भी यहाँ हैं। वे मेरे चाचा चाची के साथ एक ही कार में हैं। मीरा शर्मा राजेश को सूचित करने गईं, हनी, प्रिया और मेरे माता पिता यहाँ हैं। चलो बाहर जाकर उन्हें ले आते हैं। ठीक है, मैं बच्चे को देखूंगा। सच कहूं तो राजेश कपूर अभी भी थोड़े घबराए हुए थे। आखिरकार ये पहली बार था जब वह अपने सास ससुर से मिल रहा था, और वह भी ऐसी परिस्थितियों में। होटल के प्रवेश द्वार पर मीरा शर्मा भी बहुत घबराई हुई थीं। उसने लगभग 2 वर्षों से अपने माता पिता को नहीं देखा है। क्या वे ठीक हैं? पापा, क्या आप अभी भी नाराज हैं? क्या राजेश को बाद में शर्मिंदा होना पड़ेगा? मीरा शर्मा उत्सुकता से इंतजार कर रही थीं। जल्द ही एक टैक्सी होटल के प्रवेश द्वार पर रुकी। कार का दरवाजा खुला और लता शर्मा तथा अन्य लोग कार से बाहर निकले। जब मीरा शर्मा ने अपनी मां को देखा तो उनकी आंखें लाल हो गईं और तुरंत आंसू बहने लगे। कुछ मीटर की दूरी से लता शर्मा अपनी प्यारी बेटी को देख सकती थी, जिसने सफ़ेद रंग की शाम की पोशाक पहन रखी थी और उसका स्वभाव बहुत शांत था। माँ, मीरा, लता शर्मा वहां आई और अपनी बेटी को ध्यान से देखने लगीं। मुझे राहत मिली जब मैंने देखा कि मेरी बेटी की हालत अच्छी हो गई है और उसका वजन भी बढ़ गया है। हाँ, यह अच्छा लग रहा है। ये कहते हुए लता शर्मा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। विजय शर्मा लता शर्मा के पीछे खड़े थे और जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो वे थोड़े शर्मिंदा हुए। वह नहीं जानता था कि अपनी बेटी का सामना कैसे करे। इस समय मीरा शर्मा ने सबसे पहले बात की और उन्हें बुलाया। पिताजी, आप यहाँ हैं। पिताजी शब्द सुनते ही विजय शर्मा ने तुरंत अपने सारे भेष उतार दिए। उसकी आंखें लाल थीं और उसने थोड़ा सा सिर हिलाया। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने अभी अभी अपनी बेटी को देखा था और पाया था कि उसका वजन बढ़ गया है और वह ठीक लग रही है। पिछले 2 वर्षों से मुझे जो आत्मदोष और चिंता महसूस हो रही थी, वह सब खत्म हो गई। मीरा शर्मा ने मुड़कर प्रिया के माता पिता का अभिवादन किया। चाचा और चाची, स्वागत है। प्रिया की मां आई और मुस्कुराकर लता शर्मा से मजाक करने लगीं। ठीक है, रोना बंद करो। वह एक छोटी बच्ची की तरह है। आज एक बड़ा दिन है। लता शर्मा ने ठंडी सांस ली और बचाव करते हुए कहा, ये खुशी के आंसू हैं। प्रिया की मां मुस्कुराए और बार बार सिर हिलाते हुए बोली, हाँ हाँ, जब तक तुम खुश हो। होटल की लॉबी में प्रवेश करें। अंदर 4 बच्चों का एक पोस्टर था, जो बहुत ही आकर्षक था। इस पर कुछ बड़े अक्षरों में लिखा था, पुनर्मिलन की शुभकामनाएं, शांति और सुरक्षा, आधा जन्मदिन मुबारक। पोस्टर पर ये चौगुनी बच्चियां बहुत प्यारी लग रही हैं। इसके अलावा उनके चेहरों पर मधुर मुस्कान थी, जिसने तुरंत ही सभी को मोहित कर लिया। इससे पहले कि लता शर्मा और अन्य कोई प्रतिक्रिया दे पाते, प्रिया की मां दौड़कर पोस्टर के पास गई और ईर्ष्या से बोली, वाह, ये बच्चे कितने प्यारे हैं। मैं भी ऐसा ही पोता चाहता हूँ। प्रिया की मां का चेहरा ईर्ष्या से भरा हुआ था। आखिरकार मेरी सबसे अच्छी दोस्त दादी बन गई है, लेकिन मेरी बेटी का तो अब कोई साथी भी नहीं है। ये सोचकर ही मुझे गुस्सा आता है। ये बच्चे बहुत प्यारे हैं। दोनों माता पिता बहुत सुंदर होने चाहिए। आखिरकार जीन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये सुनकर मीरा शर्मा मुस्कुराईं। उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि पोस्टर में दिख रहे 4 बच्चे वास्तव में उनके अपने बच्चे हैं। मीरा शर्मा सभी को बैंक्वेट हॉल में ले गईं। जैसे ही आप दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं, एक परीक्षा जैसा दृश्य सामने आता है। पूरे बैंक्वेट हॉल को अनगिनत फूलों और रंग बिरंगे रिबन से सजाया गया था, जिससे यह एक परीक्षा जैसी दुनिया में बदल गया तथा हर जगह रोमांटिक और गर्म रंग फैल गए। हॉल के केंद्र में एक विशाल केक भी है। इस पर एक विशाल माणिक्य चमक रहा है। इसके चारों ओर गुलाबी गुलाबों का उपयोग करके एक गोलाकार मेहराब बनाया गया है। सुंदर सेटिंग। लता शर्मा उनकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सकी और फिर मीरा शर्मा से पूछा,
मेरे दामाद और पोते कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलने दो। यद्यपि विजय शर्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर अपेक्षा का भाव था। मीरा शर्मा पहले ही राजेश और बच्चों को देख चुकी थीं। दरअसल आपने पहले ही बच्चे को देख लिया है। प्रिया ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराए। वे अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि इसका क्या मतलब है। मीरा शर्मा उन्हें एक युवा और सुंदर आदमी के पास ले गईं। उस समय वह व्यक्ति बच्चे का डायपर बदल रहा था और उसकी अभिव्यक्ति बहुत कोमल थी। डायपर बदलने की क्रिया भी बहुत कुशल है और यह स्पष्ट है कि वह ऐसा अक्सर करता है। इस आदमी को देखकर हर कोई सोच रहा था, ये पिता बहुत सुंदर है और बहुत युवा पति। मीरा शर्मा अचानक चिल्लाए। लता शर्मा और विजय शर्मा तुरंत जाग गए। न केवल वे, बल्कि प्रिया के माता पिता भी थोड़े आश्चर्यचकित थे। राजेश कपूर अपने दूसरे बच्चे को गोद में लिए हुए थे और उन्होंने मीरा शर्मा के पीछे 4 लोगों को देखा। वह एक नज़र में ही पहचान गए कि मीरा शर्मा के माता पिता कौन हैं। विजय शर्मा का कद लंबा, चेहरा चौकोर और आभामंडल श्रेष्ठ है। लता शर्मा दिखने में सौम्य, स्वभाव में सुंदर और सुडौल हैं। उनकी उम्र 30 के आसपास लगती है। हर भाव में बड़प्पन का भाव है। मीरा शर्मा के रूप रंग के बारे में कहा जा सकता है कि उनमें उनके माता पिता के सभी गुण समाहित हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी अच्छी दिखती है। जहां तक दूसरे जोड़े का सवाल है, तो कहने की जरूरत नहीं कि वे प्रिया के माता पिता हैं। प्रिया के पिता मोटे हैं और बहुत दयालु दिखते हैं। प्रिया की मां लंबी है और उसका रूप सुंदर और सुंदर है, तथा वह कुछ हद तक प्रिया जैसी ही है। मैं तुम्हें इसका परिचय देता हूँ। यह मेरे पति राजेश हैं। मीरा शर्मा के परिचय समाप्त करने के बाद राजेश कपूर उनके पास आए और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उन्हें माँ और पिताजी कहकर पुकारा। उन्होंने बिना किसी दिखावे के स्वाभाविक रूप से पुकारा। लता शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, हेलो। हालांकि विजय शर्मा ने अपना चेहरा सीधा रखा और सिर्फ हम कहा। यह अंकल अन और आंटी अन हैं। राजेश कपूर ने भी उनका अभिवादन किया। प्रिया के माता पिता को लगता है कि राजेश एक अच्छा लड़का है। थोड़ा जवान दिखने के अलावा वह हर तरह से अच्छा है। लता शर्मा की नज़र राजेश कपूर की गोद में दूसरे बच्चे पर पड़ी और उनके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान आ गई। मेरे प्यारे पोते, आओ और दादी को गले लगाओ। राजेश ने अपना दूसरा बच्चा लता शर्मा को सौंप दिया। दूसरा बच्चा अधिक साहसी है और उसे कोई भी गोद में ले सकता है। लता शर्मा ने अपने दूसरे बच्चे को गोद में लिया और उत्साह के भाव से उसके गोल मटोल चेहरे को देखा। बूढ़े आदमी, कृपया आइए और हमारे अच्छे पोते को देखिए। ओह, आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है। आप बिल्कुल भी शर्मीली नहीं लग रही हैं। विजय शर्मा ने अपनी हथेलियां रगड़ते हुए कहा, आओ मैं भी तुम्हें गले लगा लूं। लता शर्मा ने मुंह मोड़ लिया और मना कर दिया, नहीं, मैंने पर्याप्त गले नहीं लगाया। अपने पोते से मिलने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। पहले तो उन्होंने प्रिया से मदद मांगी और फिर अपनी बेटी और पति को विवाद सुलझाने में मदद की। क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं अपने पोते को गले लगा सकूं? लता शर्मा का रौबदार रूप देखकर विजय शर्मा भी थोड़ा चिंतित हो गए। मुझे आलिंगन दो, आखिरकार मैं भी तो उसकी दादी हूँ। लता शर्मा ने धूर्तता भरी मुस्कान दी, नहीं, दादी मुझे नहीं पकड़ेंगी। उन्होंने अभी अभी सिगरेट पी है। विजय शर्मा ने अपना बचाव करते हुए कहा, मैंने नहीं किया। आप बकवास कर रहे हैं। ये दृश्य देखकर प्रिया के माता पिता को केवल ईर्ष्या ही महसूस हुई। मैं जितना अधिक देखता हूँ उतना अधिक क्रोधित होता हूँ। प्रिया की माँ ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मुझे मेरे पोते को कब गोद में लेने दोगी? प्रिया मुस्कुराने ही वाली थी कि उसके पिता की गुर्राहट ने उसे रोक दिया। हंसो, क्या तुम अब भी हंस सकते हो? तुम सारा दिन बस बार में ही घूमते रहते हो। अगर तुम में क्षमता है तो मेरे लिए एक पति ला कर दो। प्रिया अचानक दुखी हो गई। प्रिया का स्तब्ध चेहरा देखकर मीरा शर्मा तुरंत आगे आई और विषय बदल दिया। पिताजी, इधर आइए, अन्य बच्चे यहाँ हैं। जब विजय शर्मा ने ये सुना तो उनकी आंखें चमक उठीं और वे पालने की ओर चल पड़े। बिस्तर, विजय शर्मा चिल्लाया। लता शर्मा का चेहरा काला पड़ गया। कैसी गालियां दे रहे हो? विजय शर्मा के होंठ कांप रहे थे जब उसने उसकी ओर हाथ हिलाया। जल्दी आओ। लता शर्मा तनु को पकड़कर आईं। उसने देखा कि पालने में 3 अन्य बच्चे भी पड़े हैं और वह इतनी डर गई कि उसने दूसरे बच्चे को लगभग जमीन पर गिरा दिया। लता शर्मा ने अचानक अविश्वास के भाव से अपना मुंह खोल दिया। प्रिया के माता पिता भी उत्सुकता से वहां आए।
प्रिया को बुरा लग रहा था और उसने बाहर जाने और सुर्खियों से बचने की योजना बनाई। अंत में वह अभी भी एक कदम देर से पहुंचा था और प्रिया की मां ने उसे रोक दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? शौचालय। आप मुझे पोता पोती भी नहीं देना चाहते और फिर भी आप में शौचालय जाने की हिम्मत है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रिया वहीं दंग रह गई। उसका चेहरा काली रेखाओं से भरा हुआ था। पालने में 3 प्यारे बच्चे देखें। प्रिया की मां ईर्ष्या से पागल हो रही है। अब वह चाहती थी कि वह किसी को वहीं पकड़ ले और प्रिया से शादी कर ले, तो फिर उन्हें होटल में जाकर अपने लिए बच्चा पैदा करने दीजिए। ये देखकर मीरा शर्मा ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बचाने के लिए जल्दी से अवी को प्रिया की मां की गोद में डाल दिया। प्रिया की मां तुरंत ही प्यारे अवी की ओर आकर्षित हो गई। प्रिया ने मीरा शर्मा को अंगूठा दिखाया। राजेश कपूर ने विहू को उठाया और पूछा, क्या आनंद दूध पीने के लिए तैयार है? मीरा शर्मा ने विहू को उसकी बाहों से ले लिया। पति जी, आगे बढ़िए और अपना काम कीजिए, मैं बच्चे की देखभाल कर सकती हूँ। राजेश कपूर ने सिर हिलाया। पापा, मम्मी, मैं पहले जाऊंगा। अपने अच्छे पोते के सहयोग से विजय शर्मा और लता शर्मा भी राजेश के लिए अधिक प्रसन्न रहने लगे। विजय शर्मा ने हाथ हिलाकर ठंडे स्वर में कहा, आगे बढ़ो, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वह मुड़ी, वह मुस्कुराने लगी। ये कितने खजाने हैं। क्या तुम विहू हो? मैं तुम्हारा दादा हूँ, क्या तुम्हें पता था? ओह, वह सोते हुए भी लार टपकाता रहता है, कितना प्यारा है। राजेश कपूर के जाने के बाद लता शर्मा ने मीरा शर्मा की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें कोई बंधन मिल गया सरला यादव? क्या इतने सारे बच्चों की देखभाल करना थका देने वाला है? मीरा शर्मा इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहती थी। माँ, जब मेरे पास बाद में समय होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लता शर्मा ने सिर हिलाया। उधर राजेश कपूर को शुभम कपूर का फोन आया। वे पहले से ही रास्ते में हैं और संभवतः कुछ ही मिनटों में होटल पहुंच जाएंगे। राजेश कपूर जल्दी से बाहर निकले और दरवाजे पर इंतजार करने लगे। जल्द ही होटल के प्रवेश द्वार पर एक टैक्सी आ गई और शुभम कपूर कार से बाहर निकले। उनके पीछे राजेश कपूर की चाची और शुभम कपूर की पत्नी नीलिमा हैं और उनका बच्चा सुमित कपूर। भैया, भाभी, बुआ। राजेश कपूर उनके पास आए और उनका अभिवादन किया। अंततः उनकी नज़र सुमित कपूर पर पड़ी और वे धीरे से मुस्कुराए। सुमित कपूर अब इतना बड़ा हो गया है। सुमित कपूर अब 7 साल की हो गई है और उसकी लंबाई लगभग अपनी माँ जितनी है, लेकिन वह अभी भी एक बच्चे की तरह है। उसके हाथ में एक चिथड़े से बनी गुड़िया है। जब शुभम कपूर ने राजेश कपूर को देखा तो वह भी थोड़ा हैरान हुए। राजेश कपूर, अब आप पहले से थोड़े अलग हो गए हैं। नीलिमा मुस्कुराई और बोली, हाँ, वह पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया है। वह किसी पुरुष सेलिब्रिटी जैसा दिखता है। राजेश कपूर की सबसे बड़ी चाची ने भी कहा, शादी और पिता बनने के बाद सब कुछ अलग है। मैं काफी परिपक्व हो गई हूँ। मैंने सुना है कि आपकी पत्नी ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। क्या ये सच है? राजेश कपूर ने सिर हिलाया। बच्चा अंदर है, मेरे पीछे आओ। राजेश कपूर के नेतृत्व में शुभम कपूर और उनका परिवार होटल में दाखिल हुए। राजेश कपूर, आपने कुछ पैसे कमाए। क्या तुमने सचमुच शेरेटन में बार खोलने की हिम्मत की? बुरा नहीं है। होटल के अंदर की शानदार सजावट को देखकर शुभम कपूर खुद को कहने से रोक नहीं पाए। चूंकि मीरा और मेरे बीच एक विशेष स्थिति है, इसलिए इसे अर्धविवाह माना जा सकता है। मैं बाद में उसके लिए एक और रखूंगा, राजेश कपूर ने मुस्कुराते हुए समझाया। राजेश कपूर के माता पिता के अलावा केवल शुभम कपूर ही इस स्थिति से अवगत थे। लड़कियों के लिए यह आसान नहीं है। भविष्य में आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। वैसे चाचा और दूसरे चाचा, क्या वे अभी तक नहीं आए? राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मेरी माँ ने मुझे अभी बताया कि वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। भोज कक्ष में चलो। हवा में उड़ते गुब्बारे को देखकर सुमित कपूर दौड़कर उसके साथ खेलना चाहते थे। नीलिमा ने उसे पकड़ लिया। सुमित कपूर, आज्ञाकारी बनो। रात के खाने के बाद मम्मी तुम्हें खेलने के लिए गुब्बारे देंगी। सुमित कपूर ने सुनने से इनकार कर दिया और खेलने पर जोर दिया। ये देखकर राजेश कपूर ने वेटर को बुलाया और सुमित कपूर को एक गुब्बारा दिया। गुब्बारा मिलने के बाद सुमित कपूर शांत हो गए और चुपचाप उसके साथ खेलने लगे। इस समय विजय शर्मा, लता शर्मा और अन्य लोगों को भी सुमित कपूर के बारे में कुछ असामान्य बातें पता चलीं।
मीरा शर्मा ने बताया, वह जरूर मेरे पति का भतीजा होगा। बच्चा बहुत दयनीय है। जब वह 3 साल का था तब उसे ऑटिज्म का पता चला था। राजेश कपूर शुभम कपूर के परिवार को लेकर आए। यह मेरी पत्नी मीरा शर्मा है और उनके बगल में मेरे सास ससुर हैं। ये मेरी सबसे बड़ी चाची, मेरे चचेरे भाई, उनकी पत्नी और उनके बच्चे हैं। एक दूसरे से परिचय करने के बाद सबका ध्यान 4 प्यारे बच्चों पर केंद्रित था। शुभम कपूर और नीलिमा के चेहरे ईर्ष्या से भरे हुए थे। राजेश कपूर की सबसे बड़ी चाची ने चुवान की ओर देखा। उन्हें डर था कि कहीं वह बच्चे को चोट न पहुंचा दे। नीलिमा ने राजेश कपूर को एक तरफ खींचकर कहा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुमने वाकई इतनी खूबसूरत पत्नी से शादी की है। भविष्य में तुम धन्य होगे। राजेश कपूर ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस भाग्यशाली हूं। तभी राजेश कपूर का मोबाइल बज उठा। देवेंद्र कपूर ने फोन करके बताया कि वे होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। राजेश कपूर बाहर गए और उनका स्वागत किया। इस बार राजेश के माता पिता के अलावा अन्य लोग भी बच्चे के 6 महीने पूरे होने की पार्टी में शामिल होने आए थे। इसके अलावा तीसरे चाचा लिनदान और उनकी पत्नी, दूसरे चाचा ईशान कपूर और उनकी पत्नी भी हैं। उसी पीढ़ी के लोगों में प्रवीण कपूर के बेटे जतिन कपूर और उनकी पत्नी तथा उनका बेटा भी आए थे। राजेश कपूर होटल के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। अस्थि शोधन की गोली लेने के बाद वह राजसी हो गया और बहुत दबंग दिखने लगा। साथ ही यह राजेश कपूर के खूबसूरत चेहरे को और भी खूबसूरत बना देता है। जो लोग राजेश को जानते थे उन्हें शायद यह विश्वास करना मुश्किल होगा कि 6 महीने तक उसे न देखने के बाद वह इतना बदल सकता है। क्या वह राजेश है? नहीं, वह इतना सुंदर कैसे हो गया? अगर वह राजेश नहीं है तो और कौन हो सकता है? हालांकि वह और भी सुंदर हो गया है, फिर भी मैं उसे पहचान सकता हूँ। राजेश कपूर सीधे उनके पास गए और उनका अभिवादन किया। तीसरे चाचा, तीसरी चाची, दूसरे चाचा, तीसरी चाची, भाई जियाजुन, बहन लुलू और हमारी जियावन भी यहाँ हैं। प्रवीण कपूर ने एक पुराने हॉल मैनेजर के अंदाज में राजेश कपूर को दबंगई से देखा और गहरी आवाज में बोले, राजेश कपूर, क्या आपने बहुत पैसा कमाया है? आपने हमें शेरेटन में डिनर के लिए आमंत्रित किया है। ये बहुत बढ़िया है। मेरी तीसरी चाची ने आगे कहा, कॉलेज के 2 साल के भीतर ही न केवल उसकी पत्नी हो गई बल्कि एक बच्चा भी हो गया। वह सचमुच अद्भुत है। दूसरे चाचा ने विनम्रता से कहा, राजेश कपूर, अगर तुम्हारे पास पैसे कमाने का कोई तरीका है तो अपने दूसरे चाचा को साथ लाना मत भूलना। राजेश कपूर के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। अगर आपको कुछ कहना है तो आइए अंदर चलकर बात करें। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए सुनीता कपूर से कहा, माँ खुश रहो, आप जल्द ही अपने ससुराल वालों से मिलने वाली हैं। सुनीता कपूर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वे आ रहे हैं। जब हम होटल की लॉबी में पहुंचे और बच्चों के पोस्टर देखे तो सभी दंग रह गए। जतिन कपूर और उनकी पत्नी अच्छे दिखने वाले हैं और उनका बेटा जियावन भी बहुत प्यारा है, लेकिन 4 प्यारे बच्चों की तुलना में ये थोड़ा फीका लगता है। राजेश कपूर बहुत अद्भुत हैं। उसने सचमुच एक ही बार में 4 बच्चों को जन्म दिया। अब बहुत दबाव है, इसे जुटाने में करोड़ों रुपए खर्च नहीं होंगे, है ना? जतिन कपूर और राजेश कपूर साथ साथ चले और पानी का परीक्षण करने के लिए आगे आए। क्या तुम अभी भी स्कूल में नहीं हो? तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मैंने ऑनलाइन लेखन से कुछ पैसे कमाए और फिर मैंने एक दोस्त के साथ मिलकर एक दुकान खोली और व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। जतिन कपूर के चेहरे पर संदेह के भाव थे, लेकिन फिर भी वह बोले, तुम ये कर सकते हो बच्चे। जैसे ही वे बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुए, जतिन कपूर का बेटा शियावन खुशी से इधर उधर दौड़ने लगा। राजेश कपूर की तीसरी बुआ उनके पीछे दौड़ी, धीरे भागो, गिरो मत। प्रवीण कपूर और ईशान कपूर दोनों ही सामाजिक अनुभव वाले व्यक्ति हैं। विजय शर्मा और प्रिया के पिता का अभिवादन करने के बाद मुझे पता चला कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। शुभम कपूर और जतिन कपूर बातें कर रहे थे। जतिन कपूर अभी बता रहे थे कि राजेश कपूर कितने भाग्यशाली हैं और अब वे कितने सफल हैं। पूरा व्यक्ति इकट्ठा महसूस करता है। शुभम कपूर ने शांति से कहा, वह हमेशा से मेहनती और प्रेरित रहा है और वह बहुत होशियार भी है। बस अब मौका आ गया है। इसी समय किरण सक्सेना और हिना वाधवा वहां पहुंची। शिक्षक मीरा, मुझे क्षमा करें, वहां ट्रैफिक जाम है। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोली,
कोई बात नहीं, मैं ठीक समय पर आ गई। जो लोग मीरा शर्मा की पहचान नहीं जानते, तभी मुझे एहसास हुआ कि वह एक विश्वविद्यालय की शिक्षिका थी और मैंने अटकलें लगानी शुरू कर दीं। अंततः अरुण कुमार हौंफते हुए दौड़कर आए। भाई, मैंने अभी अभी दुकान से अपना काम खत्म किया है। क्या मुझे देर नहीं हुई? नहीं, बैठ जाओ। राजेश ने चुपचाप चेंज अपीयरेंस फंक्शन को सक्रिय कर दिया और किरण सक्सेना और हिना वाधवा को निशाना बनाया। जहां तक अरुण कुमार का सवाल है, राजेश बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। स्कूल में बहुत सारे छात्र हैं और अरुण कुमार एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखते हैं। किरण सक्सेना और हिना वाधवा निश्चित रूप से उन्हें नहीं पहचान पाएंगी। सभी मेहमान यहाँ हैं। बच्चे की 6 महीने की पार्टी शुरू होने वाली है। शाम के परिधान पहने मेजबान माइक्रोफोन लेकर मंच पर आया। प्रिय अतिथिगण, प्रिय मित्रों एवं परिवारजनों, शुभ संध्या। आज आपके सुरक्षित पुनर्मिलन के अर्धवार्षिक जन्मदिन समारोह की मेजबानी करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आज आरव कपूर, तन्वी कपूर, रिया कपूर और विहान कपूर की हाफ बर्थडे पार्टी है। हम इन चारों शिशुओं के लिए शांति, खुशी और स्वस्थ विकास की कामना करते हैं। 6 महीने पहले 4 बच्चे जोर से रोते हुए इस दुनिया में आए। इन 6 महीनों में उन्होंने श्री राजेश और सुश्री मीरा शर्मा के जीवन में असीम खुशियां और आनंद लाया है। अब आइए तालियां बजाएं और 6 सदस्यों वाले परिवार को मंच पर आमंत्रित करें। मेजबान ने अभी अभी बोलना समाप्त किया है। फिर पृष्ठभूमि संगीत बजने लगा। इसके तुरंत बाद राजेश और मीरा शर्मा अपने चारों बच्चों को मंच पर ले गए। जैसा कि मेजबान ने बताया, राजेश और मीरा शर्मा ने एक एक करके चारों शिशुओं का परिचय मेहमानों से कराया। एविलिन एक साहसी और निडर बच्चा है जिसमें साहसिक भावना और शरारती व्यक्तित्व है। लेकिन मुझे पानी से डर लगता है। नहाते ही मैं फूट फूट कर रोने लगता हूँ। तनु तन्वी कपूर एक लड़की के रूप में एक जीवंत व्यक्तित्व है और शोर मचाना पसंद करती है। मैं आमतौर पर अवी के साथ खेलना पसंद करता हूँ। रिया कपूर का व्यक्तित्व बौद्ध है और वह एक शांत लड़की है। विहान कपूर सचमुच बहुत आलसी है। उसे सोना और खर्राटे लेना बहुत पसंद है। 4 शिशुओं का परिचय समाप्त। हर किसी को तब खाना चाहिए जब उसे खाना चाहिए और तब बातचीत करनी चाहिए जब उसे बातचीत करनी चाहिए। जब वे लगभग खाना खा चुके थे, राजेश मीरा शर्मा को लेकर आए और मेहमानों को शराब की जगह चाय परोसना शुरू कर दिया। सबसे पहले सम्मान देने वाले लोग स्वाभाविक रूप से दोनों पक्षों के माता पिता हैं। देवेंद्र कपूर और सुनीता कपूर ने बच्चों के साथ गिलास टकराए। सुनीता कपूर ने मीरा शर्मा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्ची, अगर राजेश भविष्य में तुम्हें परेशान करे तो बस माँ को बता देना और मैं तुम्हारे लिए उसे पीट दूंगी। वह पलटी और राजेश कपूर को कड़ी चेतावनी दी, अब से तुम्हें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें दंड दूंगा। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा की कमर पकड़ ली। माँ, पिताजी, चिंता मत करो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे कैसे परेशान कर सकता हूँ। ये सुनकर मीरा शर्मा का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह आगे बोली, माँ और पिताजी, राजेश मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। उससे शादी करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसके बाद उन्होंने लता शर्मा और विजय शर्मा को बधाई दी। विजय शर्मा का कठोर चेहरा देखकर लता शर्मा ने अपनी ऊंची एड़ियां निकाली और उसके पैर पर जोर से पैर रख दिया। राजेश कपूर से बात करते हुए विजय शर्मा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। राजेश कपूर, मीरा मेरी सबसे प्यारी बहू है। अब जब मैं तुमसे शादी कर रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे और उसे कभी निराश नहीं करोगे। लता शर्मा भी मुस्कुराई और बोली, राजेश कपूर, मीरा कभी कभी जिद्दी हो सकती है, आपको उसके प्रति ज्यादा सहनशील होना होगा। विजय शर्मा ने कहा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमें शादी की तैयारियां करनी होंगी। आखिर उनकी बेटी की शादी भी ठीक से क्यों नहीं हुई। अच्छा, राजेश कपूर ने भारी स्वर में सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने कपूर परिवार के बुजुर्गों के लिए टोस्ट किया, मेरे शब्द तुम्हारे चाचा के शब्दों जैसे ही हैं। अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें कुछ बातें बिना बताए ही समझ आ जानी चाहिए। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया। ईशान कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है, 4 बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए। परिवार चलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए, मुझे पता है। इसके बाद कपूर परिवार की युवा पीढ़ी आई। शुभम कपूर ने अपना वाइन ग्लास उठाया और मीरा शर्मा से बात की।
भाभी, मेरा भाई न केवल सुंदर है बल्कि उसका चरित्र भी उत्तम है। आपने उसे चुनकर सही व्यक्ति को चुना है। नीलिमा भी खड़ी हो गई। और तुम, राजेश कपूर, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। तुम्हें उसकी कद्र करनी चाहिए, ठीक है। मीरा शर्मा और राजेश कपूर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। जतिन कपूर ने आगे कहा, भाई, भविष्य में अच्छा पैसा कमाना ताकि तुम अपनी पत्नी और बच्चों को वह जीवन दे सको जो वे चाहते हैं। शालिनी कपूर खड़ी हुई और बोली, अच्छी जिंदगी जियो और साथ साथ बूढ़े हो जाओ। मीरा शर्मा और राजेश कपूर मुस्कुराए। किरण सक्सेना, हिना वाधवा और प्रिया एक ही टेबल पर बैठी थीं। हिना वाधवा मुस्कुराईं और बोली, मैं आप दोनों के लंबे और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करती हूँ। अगर भविष्य में आप फिर से शादी करें तो कृपया मुझे ज़रूर आमंत्रित करें। किरण सक्सेना हल्के से मुस्कुराईं, खुश। प्रिया ने उसका गिलास उठाया और सहजता से कहा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ शराब में है। अरुण कुमार ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, भैया, भाभी, मैं बात करने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके लिए पूर्वी सागर जितनी विशाल खुशी और दक्षिणी पर्वत जितनी लंबी आयु की कामना करता हूँ। राजेश कपूर ने अरुण कुमार को जोरदार मुक्का मारा। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी लोग भरपेट खा पी चुके थे और अब आराम करने का समय हो गया था। किरण सक्सेना और हिना वाधवा पहले निकल गईं क्योंकि कल उनकी कक्षाएं थीं। अरुण कुमार राजेश कपूर के आदेश की प्रतीक्षा में छोटे मोटे काम करने के लिए वहीं रुक गए। जहां तक शुभम कपूर के परिवार का सवाल है, राजेश कपूर ने उन्हें ऊपर जाकर सीधे प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहने को कहा। वह बाद में सुमित कपूर का इलाज करेंगे, इसलिए ये सुविधाजनक होगा। विला में 3 द्वितीयक शयन कक्ष और 2 मास्टर शयन कक्ष हैं। मेरे दूसरे चाचा और उनकी पत्नी, मेरे तीसरे चाचा और उनकी पत्नी तथा जतिन कपूर का परिवार बस 3 बेडरूम में रहने लायक जगह में रहते थे। 2 मास्टर बेडरूम बचे हैं, एक मेरे सास ससुर के लिए। दूसरे कमरे में राजेश और उसकी पत्नी रहते हैं। जहां तक उनके अपने माता पिता और प्रिया के माता पिता का सवाल है, वे इसे बर्दाश्त कर सकते थे और अस्थायी रूप से प्रेसिडेंशियल स्वीट में रह सकते थे। राजेश द्वारा आवास की व्यवस्था करने के बाद किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। जब प्रिया को पता चला कि राजेश ने एक विला खरीदा है तो वह उसे देखने जाना चाहती थी। जब कपूर परिवार के रिश्तेदारों को यह खबर मिली तो उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभरने लगे। चल दर, मीरा शर्मा ने मेज पर बचे हुए खाने की ओर इशारा किया। पति, क्या आप सामान पैक करके वापस ले जाना चाहते हैं? अभी भी बहुत सारा खाना बचा है। राजेश कपूर ने वेटर को बुलाया, कृपया हमें कुछ टेकअवे बॉक्स दे दीजिए, धन्यवाद। जतिन कपूर ने चिढ़ाते हुए कहा, राजेश कपूर, आपने पहले ही एक विला खरीद लिया है, फिर भी आप इतने मितव्ययी हैं। शुभम कपूर जी ने कहा, कई व्यंजन अछूते रहते हैं, आप उन्हें पैक करके घर ले जा सकते हैं ताकि आपको उन्हें खुद पकाने की जरूरत न पड़े। नीलिमा भी मदद के लिए आए, अच्छा खाना बर्बाद नहीं किया जा सकता। मीरा शर्मा को शुभम कपूर और उनकी पत्नी के बारे में अच्छी जानकारी थी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद भाभी। नीलिमा मीरा शर्मा की मुस्कान देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। तुम मुझे किस बात का शुक्रिया अदा कर रही हो? कुछ भी नहीं। जतिन कपूर की पत्नी शालिनी कपूर अपने मोबाइल फोन से खेल रही थीं। कुछ बुजुर्ग लोग आगे आगे चल रहे थे और बातें कर रहे थे और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्होंने युवाओं को सामान पैक करते देखा। मीरा शर्मा के माता पिता भावुक होकर आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। प्रिया की मां मुस्कुराए और उन्हें दिलासा दिया, मीरा बड़ी हो गई है। लता शर्मा को राहत तो मिली, लेकिन थोड़ी बेचैनी भी हुई। वह पहले ही मां बन चुकी है, अब उसे समझदार होने का समय आ गया है। खाना पैक करने के बाद नीलिमा ने बिना किसी शर्मिंदगी के स्नैक्स भी डिब्बे में रख दिए। जहां तक बच्चे की बात है तो अब उसकी देखभाल करने की बारी राजेश की नहीं है। मेरे दादा दादी और यहां तक कि मेरे अपने माता पिता भी मुझे गोद में लेने के लिए होड़ कर रहे थे। राजेश कपूर को अचानक याद आया, चचेरे भाई चुवान चुवान को गुब्बारे पसंद नहीं हैं क्या? यहाँ बहुत सारे हैं, चलो उसके लिए भी कुछ ले चलते हैं। नीलिमा आह भरते हुए दौड़ी, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ये कहते हुए वह सुमित कपूर को गुब्बारा लाने के लिए ले गया। राजेश अपनी BMW कार से वहां पहुंचे, लेकिन कार में सुरक्षा सीट होने के कारण कोई भी उसमें नहीं बैठ सका। लता शर्मा और अन्य लोग अनिच्छा से ही बच्चे को कार में बिठा पाए।
ये देखकर कि वे अलग होने के लिए कितने अनिच्छुक थे, राजेश कपूर ने उन्हें सांत्वना दी, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। मीरा शर्मा यात्री सीट पर बैठ गईं, जबकि राजेश होटल से चला गया। अन्य लोग टैक्सी से विला तक गए। विला के रास्ते पर जतिन कपूर प्रवीण कपूर की ओर दौड़े और पूछा, पिताजी, राजेश कपूर की पत्नी का परिवार क्या करता है? उनके ससुर चेन्नई में एक निवेशक हैं, जिनकी संपत्ति करोड़ों में है। उनकी सास एक नर्तकी हुआ करती थीं और अक्सर विभिन्न सांस्कृतिक संध्याओं में भाग लेती थीं। अब वह अर्ध सेवानिवृत्त अवस्था में हैं। ये सुनकर जतिन कपूर को थोड़ी जलन हुई। राजेश कपूर बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें इतनी अमीर पत्नी मिली है। आपने कहा कि वह सफल था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे अपने ससुर से कुछ मदद मिली हो? प्रवीण कपूर ने सिर हिलाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह उनकी पहली मुलाकात है और पहले तो उनकी आपस में बनती नहीं दिख रही थी। ये सुनकर जतिन कपूर का चेहरा तुरंत ईर्ष्या और जलन से भर गया। बिल्कुल नहीं, उसे पैसे कहाँ से मिलते हैं? प्रवीण कपूर ने अपनी भौहें उठाईं। मुझे भी नहीं पता, मैंने यह बात प्रिया नाम की उस लड़की से सुनी है। राजेश कपूर के पास अब एक कार, एक घर और पैदल मार्ग पर एक दुकान है। उस स्टोर की कीमत कम से कम कई मिलियन डॉलर होगी। इसमें एक विला भी जोड़ दीजिए तो राजेश कपूर अब करोड़पति हो गए हैं। जतिन कपूर और भी उत्साहित हो गए। ये तो बहुत ही अपमानजनक है। अभी तो उसे देखे हुए आधा साल से भी अधिक समय हुआ है और वह पहले ही करोड़पति बन चुका है। प्रवीण कपूर ने आह भरते हुए कहा, इस इंटरनेट युग में व्यापार के अवसर हर जगह हैं। शायद राजेश ने कोई तेज रास्ता पकड़ लिया है। जतिन कपूर विचारमग्न दिखे। मैं बाद में उनसे पूछूंगा कि उन्होंने अपना भाग्य कैसे बनाया और मुझे इसमें कैसे शामिल किया। प्रवीण कपूर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जाकर पूछो। वही बातचीत ईशान कपूर की कार में भी नजर आए। राजेश कपूर अब सचमुच एक सफल बच्चा है। हम उन्हें नीची नज़र से देखते थे, लेकिन अब वे बिना कोई शोर मचाए धन कमा रहे हैं। शुभम कपूर खिड़की से बाहर ध्यानमग्न होकर देख रहे थे। इस बार वह यहाँ केवल बच्चे के 6 महीने पूरे होने की पार्टी में शामिल होने के लिए ही नहीं आए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अभी भी जानना चाहता हूँ कि क्या राजेश कपूर चुवान का इलाज कर सकते हैं। राजेश कपूर की पत्नी वास्तव में बहुत खूबसूरत हैं और उनका व्यक्तित्व भी अच्छा है। राजेश कपूर भाग्यशाली हैं कि उन्होंने उनसे शादी की। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए भावुक होकर कहा। शुभम कपूर एक तरफ बैठे थे और बीच बीच में सिर हिला रहे थे। विजय शर्मा, लता शर्मा और प्रिया के माता पिता एक ही कार में थे। राजेश, विजय शर्मा और लता शर्मा की बात करें तो वे अभी भी बहुत संतुष्ट हैं। जब वे अभी सड़क पर थे तो प्रिया ने उन्हें वह सब कुछ बताया जो उसने पिछले कुछ दिनों में देखा और सुना था। दोनों को निश्चिंत रहना चाहिए कि राजेश एक अच्छा दामाद है। प्रिया ने सब कुछ बताया, सिवाय इस तथ्य के कि राजेश मीरा शर्मा का छात्र था। उसमें ऐसा करने का साहस नहीं था क्योंकि उसे डर था कि मीरा शर्मा वापस आकर उसे पीटेगी। 4 प्यारे पोते पोतियों और राजेश के पास सभी योग्यताएं होने के कारण सब कुछ अच्छा लग रहा है। लता शर्मा के चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं रुकी। हालांकि विजय शर्मा ने इसे व्यक्त नहीं किया, लेकिन वे निश्चिंत दिखे। मैं ये भी जानता हूं कि वह अभी भी राजेश से बहुत संतुष्ट है। कारें धीरे धीरे ग्रीन लेक विला पर पहुंची। कार से उतरने के बाद सामने आलीशान विला देखकर सभी लोग दंग रह गए। कई वर्षों से व्यापार जगत से जुड़े होने के कारण विजय शर्मा ने सभी प्रकार के आलीशान घर देखे हैं, लेकिन उसके सामने जो विला था वह स्पष्ट रूप से किसी भी विला से अधिक आलीशान था जो उसने पहले देखा था। विशेष रूप से तीसरी मंजिल पर स्थित मास्टर बेडरूम, जिसकी विशाल फर्श से छत तक की खिड़की बहुत ही उच्च स्तरीय और सुरुचिपूर्ण दिखती है। विला के सामने एक हरा भरा बगीचा और एक स्विमिंग पूल भी है। लोगों को एक ताज़ा और आरामदायक एहसास देता है। विला में प्रवेश करने के बाद सभी लोग घूमने लगे। रोशनी, सजावट, प्रदर्शन, ये सब देखकर चक्कर आ गया। सब कुछ अद्वितीय बड़प्पन प्रकट करता है, जबकि हर कोई विला का दौरा कर रहा है। राजेश ने बच्चों को सोफे पर लिटा दिया और उनके डायपर बदलने लगा। ये देखकर मीरा शर्मा ऊपर से नीचे उतरी। पत्नी, कृपया अपने ससुर और अन्य लोगों के साथ चलो। इसे स्वयं मेरे द्वारा किया जा सकता है। मीरा शर्मा ने चारों खजानों को उठाया और कहा, वे पहले से ही बड़े हो गए हैं, उन्हें मेरे साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। विहू जाग गया और मीरा शर्मा को देखकर आंख मारने लगा। हमारे बच्चे से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है।
राजेश कपूर ने सिर हिलाया, एक गीला टिश्यू निकाला और अवी के नितंबों को पोंछ दिया। पत्नी, कृपया विहू का डायपर बदल दो। मैं रसोई में जाऊंगी और उनके लिए कुछ फॉर्मूला बनाऊंगी। राजेश कपूर ने बोलते हुए अवी को नीचे उतारा और रसोई की ओर चल दिए। ग्रीन लेक विला खूबसूरती से सजाया गया है और इसमें आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। रसोईघर में जल शोधन उपकरण भी लगा हुआ है तथा पानी का तापमान इच्छानुसार समायोजित किया जा सकता है। ये राजेश के लिए बहुत सुविधाजनक है। जब वे रॉयल रेजिडेंसी में थे तो उन्हें दूध पाउडर बनाते समय हर बार पानी का तापमान समायोजित करना पड़ता था। प्रिय, रसोईघर में एक जादुई उपकरण है जो पानी के तापमान को सटीक रूप से समायोजित कर सकता है। राजेश इस बारे में बात करते हुए बच्चों को खाना खिला रहा था। जब तक मैं बच्चे को दूध पिलाना समाप्त न कर लूं, तब तक प्रतीक्षा करो। मैं अपने चचेरे भाई और उसकी पत्नी को वापस शेरेटन होटल ले जाऊंगा। दूध पाउडर पीने के बाद बच्चे सोने की इच्छा नहीं दिखाते। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को देखा था, इसलिए मैं अभी भी उत्साहित था। विला का दौरा करने के बाद सभी लोग एक एक करके बैठक कक्ष में लौट आए। विजय शर्मा ने सबसे पहले अपनी राय व्यक्त की। बुरा नहीं है, ये हमारे घर से भी अधिक सुंदर है और इसका लेआउट भी बहुत चौकोर है। लता शर्मा ने सहमति जताते हुए कहा, वास्तव में, विशेषकर मास्टर बेडरूम में फर्श से छत तक की खिड़की, ये बहुत सुंदर है। जतिन कपूर की नज़र भी मास्टर बेडरूम पर पड़ी। उनके चेहरे पर ईर्ष्या के भाव थे। ये कहना कि मैं ईर्ष्यालु नहीं हूँ झूठ होगा। आखिरकार यह मुंबई में एक विला है। एक सेट की कीमत कम से कम करोड़ों में होगी। जतिन कपूर राजेश कपूर के पास गए और उनके कंधे पर थपथपाया। बच्चे, अब तुम सचमुच अमीर हो। हम पहले ही विला में आ चुके हैं, क्या आप हमें भविष्य में अपने साथ ले जा सकते हैं? शुभम कपूर ने आगे कहा, ये घर बहुत अच्छा है। भविष्य में जब मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं भी एक घर खरीदना चाहूँगा। जतिन कपूर ने मजाक करते हुए कहा, भाई झेंग, आपको अब कम से कम कुछ मिलियन प्रति वर्ष कमाने चाहिए, है ना? आप एक विला भी क्यों नहीं खरीद सकते? शुभम कपूर ने असहाय मुस्कान दी। मेरी वर्तमान स्थिति तो बस सत ही है। निर्माण सामग्री ठेका व्यवसाय, हालांकि ऐसा लगता है कि ऑर्डर करोड़ों या करोड़ों रुपए के हैं, लेकिन मैं जो पैसा कमा सकता हूं वह वास्तव में उतना नहीं है और प्रोजेक्ट का भुगतान हमेशा देरी से होता है। अब मैं पैसे मांग रहा हूं, लेकिन ये पोते की तरह पैसे मांगने जैसा है। नीलिमा ने बीच में ही टोकते हुए कहा, हमारा बंधक ऋण अब 20,000 रुपये प्रति माह है। इसके अलावा अन्य खर्च भी हैं, तो ये कम से कम 30,000 रुपये प्रति माह होगा। यूसुजो और होंगजो में निर्माण सामग्री का व्यवसाय चला रहे थे और उन्होंने 100 वर्ग मीटर का एक मकान खरीदा था। 20,000 रुपये का मासिक बंधक अभी भी काफ़ी तनावपूर्ण है। शुभम कपूर के परिवार को शिकायत करते देख जतिन कपूर भी आह भरते हुए बोले, हमारी कंपनी का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं है। वर्तमान में तीव्र आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण सिंघुआ विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय से कई स्नातक इंटर्नशिप के लिए हमारी कंपनी में आते हैं और वेतन बहुत कम है। कुछ समय पहले ही कंपनी ने छंटनी का दौर चलाया था और वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती की थी। अगले महीने से मेरी तनख्वाह में भी 20% की कटौती हो जाएगी। ये वाकई मुश्किल है। इस बारे में बात करते हुए कपूर परिवार के रिश्तेदारों के पास साझा करने के लिए अंतहीन दुख थे। जहां तक विजय शर्मा और प्रिया के पिता का सवाल है, तो चेन्नई में पैर जमाने के बाद से उनकी शिकायत करने की उम्र काफ़ी पहले ही निकल चुकी है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये सामान्य बात है। जतिन कपूर को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने राजेश कपूर से पूछा, राजेश कपूर, मैंने सुना है आपने बच्चों के कपड़ों की दुकान खोली है। व्यापार कैसा चल रहा है? राजेश कपूर ने विनम्रता से कहा, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका मतलब तुमने कुछ पैसे कमाए। कितने कमाए? राजेश कपूर कुछ कह पाते उससे पहले ही अरुण कुमार खड़े हो गए और गर्व से बोले, शुद्ध लाभ लगभग 50,000 से 60,000 रुपये प्रतिदिन है। ये सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। रोज रोज शुद्ध लाभ 50,000 या 60,000, ये कैसी अवधारणा है? क्या इससे प्रतिवर्ष करोड़ों की कमाई संभव नहीं होगी? आप इसे स्वीकार्य कहते हैं? ये तो बस वर्सेल्स है। उनकी राय में कपूर परिवार के युवा लोगों के बीच शुभम कपूर पहले से ही बहुत सफल हैं। वह प्रति वर्ष 10 लाख रुपये से अधिक कमाते हैं। सुजो और होंगजो में उनके पास स्वीट है तथा उनके पास 500,000 रुपये की कार है।
इसके अलावा शुभम कपूर अभी केवल 30 वर्ष के हैं और उनका भविष्य असीमित है। लेकिन राजेश कपूर की तुलना में ये थोड़ा कमजोर लगता है। उन्होंने करोड़ों रुपये मूल्य के विला से शुरुआत की। अपने सिर की तुलना करें। विजय शर्मा और लता शर्मा भी आश्चर्यचकित थे, लेकिन उससे भी अधिक उन्हें राहत महसूस हुई। मैं अपने दामाद को जितना अधिक देखती हूँ उतना ही अधिक वह मुझे पसंद आता है। देवेंद्र कपूर भी काफ़ी गौरवान्वित दिखे। मेरे अपने बेटे ने भी मुझे निराश नहीं किया। इस बार उनके कपूर परिवार को गर्व कहा जा सकता है। राजेश कपूर एक तरफ खड़े होकर सबके चेहरों पर अजीब से भाव देख रहे थे। उनके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस समय जतिन कपूर की पत्नी शालिनी कपूर थोड़ी हैरान थीं। राजेश कपूर, क्या आप बच्चों के कपड़ों की दुकान चलाकर इतना पैसा कमा लेते हैं? मेरा एक मित्र है जिसने पेंगचेंग में एक कपड़े की दुकान खोली थी, लेकिन कुछ ही महीनों में वह दिवालिया हो गई। राजेश कपूर ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद मैं भाग्यशाली हूँ। इस वाक्य ने सभी को अवाक कर दिया। इसका खंडन करने का कोई कारण नहीं मिल सका। अगर यह सौभाग्य नहीं है तो और क्या हो सकता है? सभी उद्योग अब मंदी में हैं, लेकिन राजेश पैसा बनाने में सक्षम है। इसका अर्थ क्या है? क्या वे सब राजेश से भी ज़्यादा मूर्ख हैं? हम कुछ देर तक बातें करते रहे, लेकिन देर हो रही थी। राजेश कपूर प्रिया के माता पिता के पास गए और क्षमा मांगते हुए कहा, चाचा और चाची, आज रात होटल में आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। ओह, आपका स्वागत है। आपने हमारे लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है, तो हम शिकायत क्यों करें? इसके अलावा मैं मीरा की गौडमदर हूँ और अब से हम एक परिवार हैं। देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी भी राजेश के आवास की व्यवस्था में सहयोग करते हैं। वे इससे पहले कभी प्रेसिडेंशियल स्वीट में नहीं रुके थे, इसलिए यह इसका अनुभव करने का एक अच्छा अवसर था। भविष्य में विला में रहने के लिए बहुत सारे अवसर होंगे। पत्नी, मैं बच्चे को आपकी देखभाल में छोड़ दूंगा। मैं उन्हें विदा करूंगा। मीरा शर्मा का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उन्होंने सिर हिला दिया। हाँ, मुझे पता है, देर हो रही है। अपने भाई और बाकियों को आराम करने के लिए ले जाओ। मीरा शर्मा को अलविदा कहने के बाद राजेश कपूर, शुभम कपूर और अन्य लोगों को वापस शेरेटन होटल ले आए। लिफ्ट से राष्ट्रपति कक्ष तक जाएं। सुमित कपूर इतने उत्साहित थे कि वे बड़बड़ाते हुए सीधे सोफे पर कूद पड़े। नीलिमा ने जल्दी से उसे उठाया और डांटा, सुमित कपूर, तुम क्या कर रहे हो? यदि आप प्रेसिडेंशियल स्वीट में सोफे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या हम उसका भुगतान कर पाएंगे? राजेश कपूर कमरे से बाहर आए और बोले, भाभी, कोई बात नहीं, बस चुवान चुवान खेलने दो। नीलिमा ने सिर हिलाया, नहीं, मैं उसकी आदी नहीं हो सकती। इसलिए उसने सुमित कपूर के जूते उतार दिए। चाहे उसका बेटा समझे या नहीं, वह उसे बार बार याद दिलाती रही। सुमित कपूर, तुम मजे करो, लेकिन खिलवाड़ मत करो, ठीक है? या मैं तुम्हें पीटूंगा। सुमित कपूर ने नीलिमा की बात नहीं सुनी और अकेले ही खेलने लगे। शुभम कपूर से प्रेसिडेंशियल स्वीट का दौरा कर रहे हैं। घर में शानदार सजावट और चमकदार रोशनी देखकर मैं आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। जैसा कि एक 5 सितारा होटल से उम्मीद की जाती है, सजावट शानदार है। मेरी चाची भी आश्चर्य से बोली, हाँ, शायद राष्ट्रपति सचमुच इसी स्वीट में रहते होंगे। ये सुनकर शुभम कपूर और राजेश कपूर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। शुभम कपूर ने सुमित कपूर के सिर को छुआ और नीलिमा से कहा, पत्नी, सुमित कपूर को बिस्तर पर ले जाओ, वह थक गया होगा। नीलिमा ने चुवान चुवान को अपने दांत ब्रश करने के लिए राजी किया। मेरी चाची मेरे पीछे बेडरूम में आई और बिस्तर पर जाने की तैयारी करने लगीं। शुभम कपूर और राजेश कपूर बालकनी में बैठकर मुंबई का रात्रि दृश्य देख रहे थे। धूम्रपान। शुभम कपूर ने नर्म चीनी चाय का एक पैकेट निकाला। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। शुभम कपूर एक क्षण के लिए हिचकिचाए और फिर उसे नीचे रख दिया। शुभम कपूर अपने पिता की तरह दिखते हैं, उनका शरीर सुडौल और चेहरा थोड़ा थका हुआ है। यद्यपि वह अभी 30 वर्ष के आसपास ही हैं, लेकिन देखने में वह 40 वर्ष के लगते हैं। क्या आप दूसरा बच्चा पैदा करने की योजना बना रहे हैं? राजेश कपूर ने अचानक पूछा। नहीं, मुझे डर है कि सुमित कपूर जैसी घटना फिर से घटित होगी। कुछ देर रुकने के बाद शुभम कपूर ने आगे कहा, राजेश कपूर, आपने कहा था कि चुवान चुवान को अनुशासित करने का एक तरीका है, क्या ये सच है? राजेश कपूर ने सिर हिलाया, मुझे भी यकीन नहीं है। शुभम कपूर के दिल में जो उम्मीद जगी थी, वह धीरे धीरे खत्म हो गई।
आपको डॉक्टर कहाँ मिला? राजेश कपूर अब बहुत सक्षम हो गए हैं, शायद उन्हें जो डॉक्टर मिला है वह वाकई काम आएगा। आपको इसे आजमाना होगा। राजेश कपूर काफ़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, भाई, अगर मैं कहूँ, मैंने ही सुमित कपूर का इलाज किया था, आप क्या सोचते हैं? शुभम कपूर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और कठोर चेहरे के साथ बोले, राजेश कपूर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? लेकिन राजेश कपूर के चेहरे पर मजाक का कोई निशान नहीं था। भाई, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन शायद मैं सचमुच सुमित कपूर की बीमारी का इलाज कर सकता हूँ और मैं इसकी कोशिश करना चाहता हूँ। शुभम कपूर एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर पूछा, आप इसका इलाज कैसे करना चाहते हैं? एक्यूपंक्चर। शुभम कपूर ने फिर पूछा, आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं? ये सुनकर राजेश कपूर चुप हो गए। वास्तव में उन्होंने इसे कभी सीखा ही नहीं। ये देखकर कि राजेश कपूर ने बोलना बंद कर दिया, शुभम कपूर ने गहरी सांस ली। मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि सुमित कपूर ठीक हो जाएं, लेकिन मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूं, लेकिन मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। ये सुनकर राजेश कपूर भी थोड़ा चिंतित हो गए। मुझे नहीं पता कि शुभम कपूर को कैसे मनाऊं। शुभम कपूर एक जिद्दी व्यक्ति थे और उनका मन बदलना बहुत मुश्किल था। इसी समय नीलिमा घर से बाहर आई। सुमित कपूर बहुत थके हुए थे और घर में प्रवेश करते ही सो गए। जब वह बालकनी में पहुंची तो उसने देखा कि उन दोनों के बीच का माहौल थोड़ा अजीब था। क्या गलत? क्या तुम भाइयों में झगड़ा हुआ? ये देखकर कि कोई बात नहीं कर रहा है, नीलिमा राजेश कपूर के पास गई और बोली, राजेश कपूर, आपके भाई की भावनात्मक बुद्धि कभी कभी कमज़ोर हो जाती है और वह बोलने में भी बहुत अच्छा नहीं है। आप उससे परेशान न हों। शुभम कपूर ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ, तुम मुझे समझती हो, तुम सब कुछ जानती हो। बेशक, मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं तुम्हें नहीं समझता, तुम्हें कौन समझ सकता है? शुभम कपूर ने नीलिमा को नज़रअंदाज किया और मुड़कर लिविंग रूम की ओर चल दिया। राजेश कपूर ने हाथ उठाकर धीरे से कहा, भाई, मुझे एक मौका तो दो। शुभम कपूर का चेहरा अचानक उदास हो गया। ये देखकर नीलिमा तुरंत शुभम कपूर के सामने खड़ी हो गई। उसे डर था कि कहीं दोनों भाई आपस में झगड़ ना पड़े। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या मौका दें? राजेश कपूर ने नीलिमा की तरफ देखा। भाभी, मैं सुमित कपूर की बीमारी ठीक करना चाहता हूँ। मैं एक्यूपंक्चर जानता हूँ और मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। नीलिमा दंग रह गई। तुम्हें एक्यूपंक्चर पता है? तुमने इसे कब सीखा? कुछ स्पष्टीकरण के बाद नीलिमा को अंततः समझ में आ गया कि दोनों भाइयों में झगड़ा क्यों हुआ था। नीलिमा एक पल के लिए हिचकिचाई। राजेश कपूर, ऐसा नहीं है कि हमें इस मामले में आप पर भरोसा नहीं है। हालांकि सुमित कपूर की स्थिति विशेष है, फिर भी हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हमने वर्षों से कई डॉक्टरों से परामर्श किया है, लेकिन उनमें से किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। तुम्हारे बड़े भाई और मैंने पहले ही अपना भाग्य स्वीकार कर लिया है। राजेश कपूर ने आह भरी और सबसे अच्छी बात कही, मुझे पता है, तो फिर मैं सुमित कपूर से मिलूंगा और उनका चेकअप करवाऊंगा, ठीक है? इस बार शुभम कपूर सहमत हो गए। घर के अंदर सुमित कपूर गहरी नींद में सोए। उसकी अज्ञानता भरी निगाहें लोगों को दुखी कर देती हैं। उसकी उम्र के बच्चे पहले ही स्कूल जाना शुरू कर चुके होंगे, लेकिन सुमित कपूर अभी भी कुछ नहीं बोले। मैं केवल 4 शब्द, पिताजी और माताजी, ही कह सकता हूँ। राजेश ने उसे पैदा होते देखा, बड़ा होते देखा और जब वह छोटा था तो उसकी देखभाल भी की। राजेश कपूर के मन में अभी भी चुवान चुवान के लिए बहुत सारी भावनाएं हैं। इस समय सुमित कपूर गहरी नींद में सो रहे थे और राजेश कपूर सावधानी से उनके पास आए। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, सुमित कपूर पलट गया और बच निकला। इस समय राजेश कपूर के मन में कुछ चल रहा था। चिकित्सा संबंधी बहुत सारा ज्ञान सामने आया है। वह जानता था कि छाती गुहा के ऊपर एक एक्यूपंक्चर बिंदु है। बस इसे दबाओ और सुमित कपूर थोड़े समय के लिए कोमा में चले जाएंगे। शुभम कपूर को इसका पता चला और वह इसे रोकने ही वाले थे। नीलिमा ने उसे पीछे खींचा और पहले देखने का इशारा किया। राजेश बचपन से ही चतुर और सतर्क रहा है और वह चुवान चुवान के प्रति भी बहुत अच्छा है। उसे विश्वास था कि राजेश कपूर चुवान चुवान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रणाली हुआतुओ के 9 सुई कौशल को सक्रिय करें। राजेश कपूर ने मन ही मन सिस्टम से कहा। व्यवस्थित सुधारों के बाद हुआतुओ की 9 सुइयों को अब वैज्ञानिक आधार प्राप्त हो गया है।
एक्यूपंक्चर को अब तत्वमीमांसा की तरह अप्रत्याशित न रहने दें। अभी खुल रहा है। मेजबान, कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। एक क्षण बीत गया। सिस्टम की आवाज फिर आई। काटना सफलतापूर्वक खुला। रोगी का शरीर स्कैन अब प्रदर्शित है। राजेश कपूर के दिमाग में एक पारदर्शी पैनल उभर आया। इस पैनल पर सुमित कपूर के शरीर का स्कैन प्रदर्शित किया गया है। उसके सिर के पीछे कई घने लाल बिंदु हैं। राजेश कपूर जानते थे कि ये लाल बिंदु मानव शरीर पर एक्यूपंक्चर बिंदु होने चाहिए। राजेश कपूर ने गहरी सांस ली, फिर मुड़कर शुभम कपूर और उनकी पत्नी की ओर देखा। उनकी आंखें बहुत दृढ़ थीं। भैया, भाभी, कृपया बाहर जाकर थोड़ी देर रुकिए। जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो अंदर आ जाना। शुभम कपूर स्पष्ट रूप से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी नीलिमा उन्हें घसीट कर ले गई। लिविंग रूम में आओ। शुभम कपूर ने सिर खुजाया और नीलिमा को घूरने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगता है कि हम राजेश को एक मौका दे सकते हैं, नीलिमा ने कमजोरी से कहा। आखिरकार वह सुमित कपूर के चाचा हैं। यू ने ठंडी सांस ली, जैसे उसने कोई हास्यास्पद मजाक सुन लिया हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम कई अस्पतालों में गए और कई मेडिकल प्रोफेसरों से परामर्श किया। वे भी कुछ नहीं कर सकते। कॉलेज छात्र राजेश कपूर क्या कर सकते हैं? नीलिमा ने अपने होंठ कसकर काटे और सीधे शुभम कपूर दाव की ओर देखा। हाँ, राजेश कपूर तो बस एक कॉलेज छात्र है। उसकी तुलना उन मेडिकल प्रोफेसरों से नहीं की जा सकती। लेकिन क्योंकि वह चुवान के प्रति ईमानदार है, इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूँ। कपूर परिवार के लोग हमारी तरफ ऐसे देखते हैं, सुमित कपूर, जैसे कोई मजाक देख रहे हों। जब भी चुवान कुछ असामान्य करता है तो वे अवमानना और उपहास दिखाते हैं। यह मेरे दिल में एक कांटे की तरह चुभ रहा है। मैं उनकी आंखों में वह भाव कभी नहीं भूलूंगा जब उन्होंने चुवान को नीचे देखा था। ये कहते हुए नीलिमा की आंखों में आंसू आ गए। बाहरी लोगों के लिए नीलिमा का रवैया अच्छा है। यद्यपि सुमित कपूर ऑटिज्म से पीड़ित हैं, फिर भी वह आशावादी रवैया बनाए रख सकती हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस मामले के कारण वह कई रातों तक बिस्तर पर करवटें बदलती रही थी। जब भी वह सुमित कपूर की बीमारी के बारे में सोचती तो वह सपने से जाग जाती। यही बात शुभम कपूर के लिए भी सच है। उन्होंने सुमित कपूर को ठीक करने के लिए अनगिनत प्रयास किए। यदि आशा की एक किरण भी दिखाई देती तो वह अपना काम छोड़कर सूजो और होंगजो से उड़ान भरकर आ जाते। अब नीलिमा को रोते देख शुभम कपूर उसके पास गए और उसे कसकर गले लगा लिया। ठीक है, चलो राजेश कपूर को कोशिश करने देते हैं। नीलिमा ने सिर हिलाया। शायद कोई चमत्कार हो जाए। कमरे में राजेश कपूर ने फुआतुओ की 9 सुइयां खोली और अचानक उनके सामने एक बॉक्स प्रकट हुआ। जब उसने बक्सा खोला तो उसकी आंखों के सामने अचानक 9 चांदी की सुइयां प्रकट हो गईं। राजेश कपूर ने उनमें से एक को उठाया और ध्यान से उसकी जांच की। चांदी की सुई अत्यंत पतली और लंबी थी, लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी, तथा उससे हल्का पीला प्रकाश निकलता था। ऐसा लग रहा था जैसे हल्की सी ठंड आ रही है। राजेश कपूर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिस्टम के निर्देशों के अनुसार सुमित कपूर को एक्यूपंक्चर देना शुरू कर दिया। उनकी तकनीक बहुत कुशल थी और हर सिलाई बिना किसी देरी के सटीक थी। जैसे ही राजेश कपूर ने हुआतुओ की 9 सुइयां बजाईं, सुमित कपूर का शरीर गर्म होने लगा। लगभग 20 मिनट बाद एक्यूपंक्चर पूरा होने के बाद राजेश कपूर कमरे से बाहर चले गए। शुभम कपूर और नीलिमा उनसे मिलने के लिए दौड़े। राजेश कपूर को थका हुआ देखकर वे भी थोड़ा घबरा गए। भैया, भाभी, सुमित कपूर ठीक हो गया, राजेश कपूर ने कांपते होठों से कहा। ये सुनकर नीलिमा की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह अंदर जाकर सुमित कपूर से मिलना चाहती थी। लेकिन राजेश कपूर ने उसे रोक दिया। सुमित कपूर अभी तक नहीं जागे हैं, चलो 5 मिनट और रुकते हैं। इस समय नीलिमा की धड़कनें तेज हो गईं और उसके हाथ लगातार कांपने लगे। शुभम कपूर ने सोचा कि राजेश कपूर मजाक कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि यह कोई मजाक नहीं है। दोनों सोफे पर बैठे उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। शुभम कपूर और अन्य लोगों को ये 5 मिनट आधी सदी के समान लगे। दरार, शयन कक्ष का दरवाज़ा खुला। राजेश कपूर की बुआ अंदर से बाहर आईं। ये देखकर कि राजेश कपूर और अन्य लोग अभी भी जाग रहे थे, वह बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। तुम अभी तक सो क्यों नहीं रहे? युवा लोगों को पूरी रात जागने के लिए अपने अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब सोने का समय हो गया है।
कुछ बुदबुदाने के बाद राजेश कपूर की चाची शौचालय में चली गईं। दूसरा पहलू, सुमित कपूर के घर में भी हलचल थी। नीलिमा जल्दी से अंदर आए और संकोच से पुकारने लगी, कावा कावा, क्या तुम जाग रहे हो? क्या तुम्हें प्यास लगी है? क्या तुम्हें पानी चाहिए? चुबान चुबान ने नीलिमा की ओर पीठ कर ली और फुसफुसाया, मुझे प्यास नहीं लगी है। ये 3 शब्द थोड़े हकलाने वाले लग रहे थे, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट है। ये सुनकर नीलिमा और वह व्यक्ति जहां थे वहीं दंग रह गए। उनके चेहरे पर अत्यंत उत्साह था, क्योंकि सुमित कपूर बड़ा हो गया है और केवल 2 शब्द पिताजी और माँ ही कह सकता है। और यह कहने के लिए आपका मूड अच्छा होना चाहिए। यदि उसका मूड खराब है तो वह आपसे आधे महीने तक एक शब्द भी नहीं बोलेगा, लेकिन अब वह लोगों से सामान्य रूप से बात कर सकता है। नीलिमा और उनके पति खुशी से फूट फूट कर रोने लगे। कावा कावा, क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? जब तुम छोटे थे तब मैंने तुम्हारी देखभाल की थी। राजेश कपूर पास आए और मुस्कुराते हुए बोले। सुमित कपूर ने राजेश कपूर की ओर देखा और स्पष्ट उत्तर दिया, मुझे याद है, आप अंकल राजेश कपूर हैं। ये वाक्य, हालांकि आवाज जोरदार नहीं है, लेकिन नीलिमा और अन्य लोगों को यह बहुत तेज लग रहा था, मानो कोई बड़ी घंटी हो। नीलिमा दौड़कर आए और सुमित कपूर को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। मैं सोना चाहता हूँ। सुमित कपूर को बहुत तकलीफ हुई। वह सोना चाहता था, इसलिए उसका गुस्सा फूटने लगा। शुभम कपूर ने नीलिमा को खींचकर दूर किया। सुमित कपूर, अच्छे से सो जाओ जल्दी से। सुमित कपूर बिस्तर पर लेटे हुए थे और उन्हें बहुत नींद आ रही थी। मैं जल्द ही सो गया। वे तीनों कमरे से बाहर चले गए। नीलिमा ने अपना चेहरा ढक लिया और लिविंग रूम में दुबक कर जोर जोर से रोने लगी। इस तरह का रोना सुनना कष्टदायक था, लेकिन यह उन वर्षों की लाचारी और दर्द को व्यक्त करने का एक अच्छा तरीका था। शुभम कपूर बालकनी में खड़े थे, उनके होंठ कांप रहे थे। वे रोने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जब बड़ी बुआ बाथरूम से बाहर आई तो नीलिमा को रोते देखकर चौंक गईं। क्या आप दोनों पति पत्नी फिर से झगड़ रहे हैं? मैं भी यही कहता हूँ, आपकी शादी को इतना समय हो गया है, इसमें बहस करने की क्या बात है? राजेश कपूर आए और बोले, आंटी पहले सो जाइए। राजेश कपूर, कृपया उन्हें मनाओ। चाहे कुछ भी हो, जीवन तो चलता ही रहेगा। मेरी चाची के चले जाने के बाद नीलिमा बहुत रो चुकी थी। उसने अपने आंसू पोंछे और राजेश कपूर से कहा, राजेश कपूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपको धन्यवाद देना नहीं जानता। राजेश कपूर मुस्कुराए और हाथ हिलाते हुए बोले, हम सब एक परिवार हैं, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें ये बात मेरे लिए गुप्त रखनी होगी। किसी तीसरे व्यक्ति को पता न चलने दें। नीलिमा ने भारी स्वर में सिर हिलाया। देर हो रही है, मैं अब वापस जा रहा हूँ। तुम लोगों को जल्दी आराम कर लेना चाहिए। ठीक है, धीरे चलो। ये देखकर कि राजेश कपूर जाने वाले हैं, शुभम कपूर जल्दी से अंदर आ गए। राजेश कपूर ने मुस्कुराते हुए बीच में ही टोकते हुए कहा, भाई, मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, जल्दी सो जाओ। शुभम कपूर ऊपर जाना चाहते थे, लेकिन नीलिमा ने उन्हें पीछे खींच लिया। शुभम कपूर, बस राजेश कपूर को वापस जाने दो। अगर आपको कुछ कहना है तो कल बात करेंगे। ये सुनकर शुभम कपूर असहाय होकर केवल सिर हिला सके।